क्या होगा अगर एक साधारण जॉब चेंज आपकी पूरी किस्मत बदल दे? क्या होगा अगर नई नौकरी के साथ जाग उठे एक प्रलयकारी शक्ति? स्वागत है जॉब शिफ्ट राइज ऑफ द प्रलय सर्पेंट की दुनिया में, जहां फैंटेसी और साइंस फिक्शन मिलकर रचते हैं एक ऐसा ब्रह्मांड जो कल्पना से भी परे है। एक आम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा हुआ, लेकिन एक अनजाने जॉब शिफ्ट के बाद उसकी जिंदगी जुड़ जाती है एक रहस्यमयी सिस्टम से, और उसी पल जाग उठता है ड्रैगन प्रलय सर्प, एक प्राचीन विनाशकारी हरा ड्रैगन जिसकी शक्ति पूरी दुनिया को मिटा सकती है। लेकिन ये सिर्फ विनाश की कहानी नहीं है, ये है विकास, शक्ति और भाग्य के टकराव की कहानी। हर मिशन के साथ उसके स्टैट्स बढ़ते हैं, नई स्किल्स अनलॉक होती हैं, हिडन पावर्स सामने आती हैं। उसके साथ खड़ी है एक शक्तिशाली और निडर महिला योद्धा, सिर्फ साथी नहीं बल्कि उसकी बराबरी की ताकत। दोनों मिलकर उतरते हैं एक ऐसी जंग में जहां हाई वोल्टेज एंशिएंट पावर्स और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी टकराते हैं। हाई वोल्टेज हाई टेक बैटल सूट्स और सिस्टम एबिलिटीज का विस्फोट होता है। हाई वोल्टेज हिडन डायमेंशंस और अननोन एनिमीज सामने आते हैं। हाई वोल्टेज हर एपिसोड के साथ शक्ति का स्तर कई गुना बढ़ता है। जैसे जैसे प्रलय सर्प जागता है, वैसे वैसे नायक के अंदर भी जागती है एक नई महत्वाकांक्षा। क्या ये शक्ति दुनिया को बचाएगी या खुद दुनिया के लिए खतरा बन जाएगी? ये कहानी है पावर, डेस्टिनी और अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन की। ये कहानी है एक साधारण इंसान के असाधारण बनने की। अगर आपको पसंद है फायर सिस्टम बेस्ड एवोल्यूशन, फायर एपिक ड्रैगन्स, फायर साइफाई जोर फैंटेसी यूनिवर्स, फायर पावर ग्रोथ जर्नी, फायर सिनेमैटिक बैटल्स, तो ये सीरीज आपके लिए ही बनी है। स्पीच बलून अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, आपके कमेंट्स हमें और भी ज़्यादा मोटिवेटेड करते हैं। थम्स अप का चिन्ह, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। हेडफोन, बहुत जल्द हम इस सीरीज़ की सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑडियो सीरीज़ भी अपलोड करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस महायात्रा का हिस्सा बनिए। स्वागत है फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां नहीं बनती बल्कि लेजेंड्स जागते हैं। ड्रैगन 1, अध्याय 231, शक्ति का प्रमाण पूर्ण, नए शस्त्रों का आगमन। अब यह मामला पूरी तरह शांत हो चुका था। तारांकन सूर्यवंशम अकादमी तारांकन में अब कोई भी तारांकन रुद्रांश तारांकन को हल्का आंकने का साहस नहीं कर सकता था। कहा जा रहा था कि तारांकन पंकज तारांकन इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि वह अपना चेहरा दिखाने की स्थिति में भी नहीं था, और सीधे तारांकन पाताल महाद्वीप तारांकन अबिस कॉन्टिनेंट लौट गया ताकि वहां अपनी कमियों पर कठोर परिश्रम कर सके। जहां तक उस तारांकन भानु प्रताप तारांकन का सवाल है, वह भी पंकज के साथ ही वापस चला गया। उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था, मामला ही इतना शर्मनाक था। तृतीय वर्ष के 2 दिग्गज नवागंतुक छात्रों ने एक प्रथम वर्ष के छात्र को घेरने और नीचा दिखाने की योजना बनाई थी, लेकिन न केवल वे असफल रहे बल्कि स्वयं रुद्रांश के हाथों बुरी तरह पराजित हुए। यह उनके आत्मसम्मान पर एक बहुत बड़ा घाव था। रुद्रांश को इस बात में रत्ती भर भी रुचि नहीं थी कि वे वरिष्ठ छात्र कैसा महसूस कर रहे हैं। इस समय उसकी प्राथमिकता सिस्टम से मिले पुरस्कारों की जांच करना था। जैसे ही यह प्रकरण समाप्त हुआ, सिस्टम के पुरस्कार सीधे उसके खाते में आ गए। सूचित किया जाता है कि मेजबान ने वैश्विक पाताल परीक्षण प्रतियोगिता में नंबर 1 वरीयता वाले स्थान की सफलतापूर्वक रक्षा की है। आपने शक्ति का प्रमाण मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब सिस्टम मिशन पुरस्कारों का वितरण शुरू कर रहा है। पुरस्कार 1, एसएसएस श्रेणी प्रतिभा, सत्य दृष्टि नेत्र, ट्रू साइट आई। पुरस्कार 2, एसएसएस श्रेणी एन्चेंटिंग सामग्री, हिम फीनिक्स के आंसू, आइस फीनिक्स स्टेयर। पुरस्कार 3, भाग्य अमृत, लकी पोशन, गुना 1। सभी पुरस्कार वितरित कर दिए गए हैं, कृपया स्वयं जांच करें। # तारांकन सत्य दृष्टि नेत्र, एक दैवीय दृष्टि तारांकन। तारांकन गूंज, तारांकन। जैसे ही सिस्टम की घोषणा समाप्त हुई, रुद्रांश के मस्तिष्क में ज्ञान की एक धारा प्रवाहित हुई। तुरंत बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी पुतलियां अब एक चमकदार तारांकन नील वर्ण तारांकन अजूर कलर में बदल चुकी थीं। तारांकन सत्य दृष्टि नेत्र एसएसएस सक्रिय होने के बाद आपकी गतिशील और स्थिर दृष्टि में अत्यधिक वृद्धि होगी। आप शत्रु के जादुई प्रवाह मैजिक फ्लो के मार्ग को देख पाएंगे और आपके पास एक निश्चित सीमा तक एक्सरे दृष्टि होगी। तारांकन। उस समय रुद्रांश अपनी आंखों पर एक गर्म लहर का अनुभव कर सकता था। कुछ देर बाद उसकी आंखों ने इस नई शक्ति के साथ सामंजस्य बिठा लिया। जब रुद्रांश ने दोबारा आंखें खोलीं, तो पूरी दुनिया पहले की तुलना में कहीं अधिक सजीव और जीवंत दिखाई देने लगी। हवा में तैरते धूल के सूक्ष्म कण भी रुद्रांश की चमकदार नीली आंखों के सामने बिल्कुल स्पष्ट थे। इतना ही नहीं, उसकी पुतलियों में किसी उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे की तरह फोकस समायोजित करने की क्षमता आ गई थी। वह दूर की चीज़ों को जूम करके देख सकता था या पास की सूक्ष्म चीज़ों का बारीकी से निरीक्षण कर सकता था।
उसके लिए हवा में धूल के कणों के तैरने की गति बहुत धीमी हो गई थी, जबकि वास्तविकता में वे काफी तेज थे। सही है, इसमें एक्स-रे दृष्टि की क्षमता भी है। रुद्रांश ने अपने कमरे की दीवार की ओर देखा। उसकी दृष्टि वास्तव में दीवार के आर पार चली गई, जिससे उसे घर के बाहर के रास्ते पर आते जाते छात्र बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगे। लेकिन जब उसने अपना ध्यान केंद्रित किया तो वह थोड़ा ठिठक गया। उसकी दृष्टि के सामने आने वाले सभी छात्र छात्राओं के वस्त्र उसकी दृष्टि के लिए जैसे थे ही नहीं, वह सीधे उनके शारीरिक स्वरूप को देख पा रहा था। ये तो, रुद्रांश ने तुरंत अपनी दृष्टि वापस ली और सत्य दृष्टि नेत्र के एक्स-रे प्रभाव को बंद कर दिया। हे ईश्वर, ये सत्य दृष्टि नेत्र न केवल अद्भुत दृष्टि प्रदान करता है, बल्कि यह युद्ध में एक गेम चेंजर साबित होने वाला था। वह अब छात्रों के शरीर के भीतर प्रवाहित होने वाले जादुई मार्ग मैजिक ट्रेजेक्टरीज को देख सकता था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। युद्ध में कोई भी योद्धा जब कौशल का उपयोग करता है तो उसके शरीर के भीतर माना या जादुई ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। अब रुद्रांश को पहले ही पता चल जाएगा कि उसका शत्रु कौन सा कौशल तैयार कर रहा है। यह उसे जवाबी कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त समय देगा। कई ऐसे योद्धा होते हैं जो गुप्त रूप से मंत्र पढ़ते हैं या हाथों की हलचल छिपाते हैं, लेकिन रुद्रांश की आंखों से अब कुछ भी नहीं छिप सकता था। इसके अलावा स्नाइपर गन जैसे अस्त्रों के लिए यह दृष्टि किसी वरदान से कम नहीं थी। तारांकन भाग्य का अमृत और अनमोल सामग्री तारांकन। रुद्रांश पुरस्कारों से बहुत संतुष्ट था। हिमफीनिक्स के आंसू जैसी एसएसएस श्रेणी की सामग्री अत्यंत दुर्लभ थी। इसे वह भविष्य में अपने उपकरणों को मजबूत करने या जादुई प्रभाव एन्चांटिंग डालने के लिए बचाकर रखेगा। जहां तक भाग्य अमृत का सवाल है, इसे पीने के बाद 24 घंटों के लिए व्यक्ति का भाग्य लक अपने चरम पर पहुंच जाता है। रुद्रांश ने कभी ऐसा अमृत नहीं पिया था, इसलिए वह इसके प्रभाव को लेकर अनिश्चित था। शायद ये तब काम आए जब मुझे किसी जादुई लॉटरी में भाग लेना हो या किसी अत्यंत कठिन अस्त्र का निर्माण करना हो। फिलहाल इसे सुरक्षित रखता हूँ। तारांकन एक मास्टरपीस का आगमन, आत्मा शोधन मुद्रिका तारांकन। पुरस्कारों का निपटारा करने और भोजन करने के बाद रुद्रांश अपने दोनों नन्हे साथियों तारांकन नव्या तारांकन और तारांकन नीले तारांकन के साथ खेल रहा था, तभी द्वार पर एक दस्तक हुई। यह महान बौने अस्त्र निर्माता ड्वार्फ ब्लैकस्मिथ तारांकन श्री सोमनाथ तारांकन थे। वे अपने साथ रुद्रांश का नया निर्मित शस्त्र लेकर आए थे। जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश किया, सोमनाथ के चेहरे पर अत्यधिक उत्साह था। उन्होंने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और उसे मेज पर रख दिया। यह अंगूठी काले रंग की थी और इससे रोंगटे खड़े कर देने वाली ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। उन्होंने उत्साहित होकर कहा, नन्हे मित्र रुद्रांश, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं अपने मिशन में विफल नहीं हुआ। मैंने इन 4 दिनों के भीतर इस शस्त्र का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। रुद्रांश ने उस काली अंगूठी की ओर देखा और पूछा, श्रीमान, जिस शस्त्र की आप बात कर रहे थे, क्या वह यह अंगूठी है? बिल्कुल, तुमने पहले कहा था कि शस्त्र का प्रारंभिक रूप एक रणभाला बैटल स्पीयर होना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि उसे हर जगह ले जाना असुविधाजनक होगा, इसलिए मैंने इसके प्रारंभिक रूप को एक अंगूठी में बदल दिया है। मैंने इस शस्त्र का नाम भी सोच लिया है, इसे तारांकन आत्मा शोधन मुद्रिका तारांकन सोल क्लेंजिंग रिंग कहा जाएगा। श्री सोमनाथ के चेहरे पर गर्व और संतुष्टि का भाव था। उन्होंने इस शस्त्र के निर्माण में अपनी पूरी कला झोंक दी थी। रुद्रांश ने धीरे से उस अंगूठी को उठाया। उसे छूते ही उसे अपनी आत्मा के भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। सोमनाथ के स्पष्टीकरण के बिना कोई भी यह विश्वास नहीं कर पाता कि यह साधारण दिखने वाली अंगूठी वास्तव में एक फ्यूजन शस्त्र है जिसके 4 अलग अलग विनाशकारी रूप हैं। तारांकन अस्त्र की महिमा तारांकन। रुद्रांश ने अंगूठी को अपनी उंगली में पहना। पहनते ही अंगूठी का आकार उसकी उंगली के अनुसार पूरी तरह फिट हो गया। सोमनाथ ने विस्तार से बताना शुरू किया, रुद्रांश, ये केवल एक अंगूठी नहीं है, ये तुम्हारी इच्छाशक्ति और माना के साथ जुड़ी हुई है। जैसे ही तुम मानसिक रूप से आदेश दोगे, यह अंगूठी रूपांतरित हो जाएगी। इसके 4 रूप क्या हैं? रुद्रांश ने उत्सुकता से पूछा। सोमनाथ ने गर्व से अपनी छाती फुलाई। पहला रूप है तारांकन असुर विनाशक भाला तारांकन एसुर स्लेयर स्पेयर, ये करीबी युद्ध के लिए है। दूसरा रूप है तारांकन वज्र ढाल तारांकन वज्र शील्ड, जो दुनिया के सबसे भयानक प्रहारों को भी सोख सकती है। तीसरा रूप है तारांकन नक्षत्र भेदी स्नाइपर तारांकन स्टार पियर्सिंग स्नाइपर, जो मीलों दूर बैठे शत्रु को भी राख कर सकता है। और चौथा रूप है तारांकन जुड़वां अग्नि पिस्तौल तारांकन ट्विन फायर पिस्टल्स, जो तेज गति और निरंतर प्रहार के लिए बनाई गई हैं। रुद्रांश दंग रह गया। एक ही अंगूठी में इतने सारे रूप। सोमनाथ ने आगे बताया कि इस अस्त्र को बनाने में उन्होंने दुर्लभ खनिजों और रुद्रांश द्वारा दी गई विशिष्ट सामग्रियों का उपयोग किया है। यह अस्त्र अब रुद्रांश के साथ रक्तबद्ध ब्लड बाउंड था, जिसका अर्थ था कि रुद्रांश के अलावा इसे कोई और उपयोग नहीं कर सकता था। सोमनाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
यह मेरी कल्पना से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, रुद्रांश ने सम्मान के साथ कहा। सोमनाथ हंसे। धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है, नन्हे मित्र। एक शिल्पकार के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार ये देखना है कि उसके द्वारा बनाया गया अस्त्र एक योग्य योद्धा के हाथों में है। अब इस आत्माशोधन मुद्रिका के साथ वैश्विक पाताल परीक्षण प्रतियोगिता में तुम आर्यावर्त का ध्वज फहराओगे। रुद्रांश ने मुद्रिका की ओर देखा। उसकी नीली आंखें अब उस अस्त्र के भीतर छिपी अनंत ऊर्जा को देख पा रही थीं। सत्य दृष्टि नेत्र और आत्माशोधन मुद्रिका के संगम ने रुद्रांश को एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया था जहां अब कोई भी साधारण नियम उस पर लागू नहीं होते थे। शस्त्र का नाम, रूप, विशिष्टता। पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम। तारांकन आत्माशोधन मुद्रिका तारांकन अंगूठी प्रारंभिक, ले जाने में आसान, पहचान छिपाने में सहायक। असुर विनाशक भाला अत्यधिक भेदन क्षमता, करीबी मुकाबला। वज्र ढाल परम रक्षा, ऊर्जा अवशोषण। नक्षत्र भेदी स्नाइपर, लंबी दूरी, अचूक निशाना। जुड़वां अग्नि पिस्तौल, उच्च गति, निरंतर गोलाबारी। रुद्रांश अब पूरी तरह से तैयार था। उसके पास अस्त्र था, कौशल था और अब वह दिव्य दृष्टि भी थी जो किसी भी भ्रम को चीर सकती थी। तारांकन सूर्यवंशम तारांकन के इस शेर के लिए अब दुनिया का कोई भी पाताल छोटा पड़ने वाला था। अध्याय 232 आत्माशोधन मुद्रिका। एक अत्यंत संतोषजनक अस्त्र। आओ आओ, मैं तुम्हारे चेहरे के भावों से बता सकता हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी इस अस्त्र को लेकर कुछ शंकाएं हैं। सबसे पहले रक्तबंधन ब्लड बाइंडिंग अनुष्ठान पूरा करो, फिर इसे धारण करो और तब तुम देखोगे कि यह अस्त्र वास्तव में कितना पूर्ण और अद्वितीय है। बौने अस्त्र निर्माता तारांकन श्री सोमनाथ तारांकन ने तारांकन रुद्रांश तारांकन की शांत मुद्रा को देखा और तुरंत समझ गए कि यह युवक शायद अभी तक ये नहीं जान पाया है कि उसके लिए कितना महान और शक्तिशाली अस्त्र गढ़ा गया है। इसलिए उन्होंने तुरंत उसे इसे सुसज्जित करने के लिए कहा। वैसे भी एक्सीलेंट श्रेणी या उससे ऊपर के कवच और हथियारों के लिए रक्तबंधन अनुष्ठान अनिवार्य होता है। क्या तारांकन सम्राज्ञी आयशा तारांकन एम्प्रेस आयशा ने पहले रुद्रांश को एक्सीलेंट श्रेणी के कवच का एक सेट नहीं दिया था? उस कवच के सेट का नाम तारांकन दीप्तिमान विजेता योद्धा पोशाक तारांकन ब्रिलियंट चैंपियन वॉरियर अटायर था। इसके मुख्य रूप से 5 भाग थे: कंधे के कवच, छाती की प्लेट, बेल्ट, पैरों के कवच और जूते। रुद्रांश को इन्हें धारण करने से पहले स्वयं रक्तबंधन अनुष्ठान करना होगा। एक बार जब एक्सीलेंट श्रेणी के उपकरण सफलतापूर्वक इस अनुष्ठान से गुजर जाते हैं तो वे स्थायी रूप से आपसे बंध जाते हैं। आप उन्हें फिर कभी बेच नहीं सकते, केवल नष्ट डिसमेंटल करके सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब तक रक्तबंधन नहीं हुआ है तब तक इन उपकरणों का व्यापार स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। लेकिन एक बार बंधन हो जाने के बाद यदि कोई दूसरा व्यक्ति इसे पहन भी ले तो उसे कोई भी शक्ति वृद्धि एट्रीब्यूट बोनसेस प्राप्त नहीं होगी। यह उसके लिए एक साधारण कपड़े जैसा होगा। ये पूरी तरह से चरित्र बंधन कैरेक्टर बाइंडिंग है। रुद्रांश ने सोमनाथ की बात सुनी और तुरंत रक्तबंधन अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही उसकी एक बूंद रक्त उस काली अंगूठी पर गिरी, अंगूठी से एक गहरी बैंगनी चमक निकली और वह रुद्रांश की उंगली में समा गई। आपने सफलतापूर्वक आत्माशोधन मुद्रिका को सुसज्जित कर लिया है। आपको आत्माशोधन मुद्रिका के गुणों को देखने की अनुमति मिल गई है। बिना किसी देरी के रुद्रांश ने सीधे अस्त्र के गुणों की जांच की। # तारांकन आत्माशोधन मुद्रिका सोल क्लेंजिंग रिंग के गुण तारांकन उपकरण तारांकन आत्माशोधन मुद्रिका तारांकन गुणवत्ता तारांकन एक्सीलेंट 5 सितारा तारांकन धारण करने के बाद तारांकन सभी गुणों ऑल एट्रीब्यूट्स में तारांकन 300% तारांकन की वृद्धि। तारांकन स्तर की आवश्यकता तारांकन स्तर 100 से ऊपर। तारांकन वर्ग प्रतिबंध तारांकन कोई नहीं। तारांकन उपकरण प्रभाव यह अस्त्र वर्तमान में 5 रूपों में बदल सकता है। तारांकन 1 तारांकन मुद्रिका अंगूठी रूप तारांकन इस रूप में इसके पास कोई सक्रिय युद्ध प्रभाव नहीं होता, छिपाने के लिए सर्वोत्तम। 2 तारांकन असुर विनाशक भाला रूप तारांकन शारीरिक क्षति फिजिकल डैमेज में 50% की वृद्धि, कवच भेदन आर्मर पेनिट्रेशन में 50% की वृद्धि, गति में 150% की वृद्धि और आक्रमण करते समय लक्ष्य पर दुर्बलता वल्नरेबिलिटी का प्रभाव लागू कर सकता है। 3 तारांकन नक्षत्र भेदी स्नाइपर रूप तारांकन शारीरिक क्षति में तारांकन 200% तारांकन की वृद्धि, कवच भेदन में 200% की वृद्धि और इसकी गोलियां लक्ष्य पर कवच भंग आर्मर ब्रेक का प्रभाव डाल सकती हैं। 4 तारांकन जुड़वां अग्नि पिस्तौल रूप तारांकन शारीरिक क्षति में 15% की वृद्धि, कवच भेदन में 15% की वृद्धि और आक्रमण करते समय उपयोगकर्ता को तीव्र वेग हेस्ट की अवस्था में ला सकता है। 5
तारांकन वज्रढाल रूप, तारांकन तारांकन कवच, जादुई प्रतिरोध, अधिकतम स्वास्थ्य एचपी और क्षति में कमी, डैमेज रिडक्शन में 80% की वृद्धि, गति में 20% की वृद्धि और प्रहार सहते समय अडिग अनडोमिटेबल अवस्था प्राप्त होती है। तारांकन तारांकन विशेष प्रभावों का विवरण। तारांकन 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 दुर्बलता, तारांकन तारांकन लक्ष्य द्वारा ली जाने वाली क्षति को 30% तक बढ़ा देता है। तारांकन तारांकन कवच भंग, तारांकन तारांकन लक्ष्य के कवच को 50% तक कम कर देता है। तारांकन तारांकन तीव्र वेग, तारांकन तारांकन उपयोगकर्ता की गति में तारांकन तारांकन 500% तारांकन की भारी वृद्धि। तारांकन तारांकन अडिग, तारांकन तारांकन दृढ़ता टेनासिटी में 200% की वृद्धि, असामान्य स्थितियों स्टंट फ्रीज आदि की अवधि 60% कम हो जाती है और हर 10 सेकंड में एक नकारात्मक प्रभाव को स्वतः साफ करता है। तारांकन विस्मय और सम्मान, तारांकन तारांकन हिस, तारांकन आत्माशोधन मुद्रिका की विस्तृत जानकारी पढ़ने के बाद रुद्रांश की सांसें थम गईं। वह पूरी तरह से दंग रह गया था। ये तो अविश्वसनीय है। रुद्रांश ने मन ही मन कसम खाई कि यह बिल्कुल वैसा ही अस्त्र था जैसा उसने अपने सपनों में सोचा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बौना शिल्पकार उसकी कल्पना से भी बेहतर अस्त्र गढ़ देगा। सच तो यह है कि शुरू में उसे सोमनाथ से बहुत अधिक उम्मीदें नहीं थीं। बाजार में मिलने वाले बहुरूपी मल्टीफॉर्म अस्त्र आमतौर पर बहुत खराब गुणवत्ता के होते हैं। वे कहने को तो कई रूपों में बदल जाते हैं, लेकिन न तो उनका अनुभव फील अच्छा होता है और न ही उनके गुण प्रभावी होते हैं। रुद्रांश ने केवल इसलिए इसे बनवाया था क्योंकि प्रतियोगिता का समय करीब आ रहा था और उसे एक कामचलाऊ शस्त्र चाहिए था। उसने सोचा था कि यदि यह बुरा भी निकला तो वह बाद में खुद बनाना सीख लेगा, लेकिन सोमनाथ के कौशल ने उसे गलत साबित कर दिया था। यह एक वास्तविक अस्त्र शिरोमणि वेपन मास्टर का काम था। हा, नन्हे मित्र रुद्रांश, क्या तुम हैरान हो? सोमनाथ ने रुद्रांश के चेहरे पर आश्चर्य और स्तब्धता के भाव देखकर ठहाका लगाया। मैं तुम्हें बता दूं, यह अस्त्र भविष्य में और भी उन्नत अपग्रेड किया जा सकता है। चूंकि तुमने मुझ पर भरोसा किया और मुझे पर्याप्त सम्मान एंड क्रेडिट्स दिए, तो यह स्वाभाविक था कि मैं तुम्हारे लिए घटिया सामग्री का उपयोग न करूं। इस अस्त्र की आधार सामग्री जो इसे अपग्रेड करने योग्य बनाती है, मेरे पास केवल एक ही बची थी और उसकी कीमत लगभग 8 लाख सम्मान अंक थी। रुद्रांश ने तुरंत कहा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बजट से ऊपर जो भी खर्च हुआ है मैं उसका भुगतान करूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए शस्त्र बनाएं और खुद घाटे में रहें। रुद्रांश के मन में अब इस शिल्पकार के प्रति अगाध सम्मान था। ये तकनीक, ये समझ, रुद्रांश को लगा कि बौनी जाति ने सोमनाथ को अपने कबीले से बाहर निकालकर बहुत बड़ी मूर्खता की थी। तारांकन एक गंभीर वचन, तारांकन इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने अतिरिक्त खर्च इसलिए उठाया क्योंकि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। सोमनाथ ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए कहा, कृपया बेझिझक कहें। यदि यह मेरी क्षमता के भीतर है तो मैं उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। रुद्रांश ने अत्यंत गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैंने सुना है कि तुम सूर्यवंशम अकादमी के शीर्ष खिलाड़ी के रूप में वैश्विक प्रतियोगिता में जा रहे हो। सोमनाथ ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी हाँ, रुद्रांश ने सिर हिलाया। तो फिर मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक काम करो। यदि तुम विश्व विजेता बनते हो तो मैं चाहता हूं कि तुम पूरी दुनिया के सामने ये घोषणा करो कि तुम्हारा यह अस्त्र तारांकन क्लाउस द्वारा बनाया गया है। सोमनाथ, जिनका असली नाम क्लाउस था, ने अत्यंत गंभीरता से यह बात कही। रुद्रांश तुरंत समझ गया कि यह शिल्पकार क्या चाहता था। वह दुनिया और अपनी बौनी जाति को यह सिद्ध करना चाहता था कि उसकी तकनीक सर्वश्रेष्ठ है। यह उनके लिए एक करारा जवाब होने वाला था, तुमने मुझे जाति से बाहर निकाला, लेकिन मेरा बनाया अस्त्र ही आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अस्त्र है। ठीक है, रुद्रांश ने दृढ़ता से कहा, यदि मैं चैंपियनशिप जीतता हूं तो मैं निश्चित रूप से इस शस्त्र के निर्माता के नाम की घोषणा करूंगा। तो फिर तय रहा, नन्हे मित्र, मैं तुम्हारी जीत की खबर का इंतजार करूंगा। सोमनाथ मुस्कुराए और विदा लेकर चले गए। तारांकन नया सवेरा और रहस्यमयी आगमन, तारांकन। रुद्रांश ने अपने हाथ में चमकती आत्माशोधन मुद्रिका को देखा। वह जितना उसे देखता उतना ही उसे वह पसंद आती। उसी समय तारांकन नव्या तारांकन ने अपना छोटा सा शरीर हिलाया और रुद्रांश की गोद में घुस गई। अपनी सुंदर आंखों से अपने खुश स्वामी को देखने लगी। नीले तारांकन भी धीरे से फुदकते हुए उसकी दूसरी ओर बैठ गया। रुद्रांश अभी अपने इन दोनों प्यारे साथियों को सहलाने ही वाला था कि अचानक एक साया उसके सामने उभरा। वह घर की सेविका मेड थी, जो बिना किसी आहट के रुद्रांश के सामने प्रकट हो गई थी। रुद्रांश, जो स्वयं एक शक्तिशाली योद्धा था, वह भी इस प्रेत जैसी गति को देखकर लगभग चौंक गया। रुद्रांश जी, आर्यावर्त की संहारक वाहिनी की कप्तान तारांकन जाह्नवी तारांकन आपसे बाहर मिलना चाहती हैं। वे बहुत जल्दी में लग रही हैं।
रुद्रांश ने अपनी मुद्रिका को मुट्ठी में बंद किया। उसे लगा कि शायद शांति का समय समाप्त हो गया है। वैश्विक पाताल परीक्षण के लिए प्रस्थान का समय आ चुका था। योद्धा की स्थिति विवरण। पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम। तारांकन मुख्य अस्त्र तारांकन आत्माशोधन मुद्रिका एक्सीलेंट 5 तारांकन। तारांकन गुणों में वृद्धि तारांकन जोड़ 300% सभी आयाम। तारांकन अगला पड़ाव तारांकन वैश्विक पाताल परीक्षण प्रतियोगिता। तारांकन साथी तारांकन नव्या नील नाग निलय। आर्यावर्त के इस युवा शेर ने अब अपनी शक्ति को पूर्ण कर लिया था। अब समय था दुनिया को ये दिखाने का कि जब एक भारतीय योद्धा अपनी पूरी क्षमता के साथ मैदान में उतरता है तो इतिहास कैसे रचा जाता है। आत्माशोधन मुद्रिका की चमक रुद्रांश की आंखों की दृढ़ता में झलक रही थी। वह अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। अध्याय 233 अतुलनीय शक्तिशाली। अचानक प्रकट हुई ये सेविका इतनी शांत और अदृश्य थी कि तारांकन रुद्रांश तारांकन जैसा सतर्क योद्धा भी उसकी आहट नहीं सुन पाया। ये वास्तव में तारांकन सम्राज्ञी आयशा तारांकन एम्प्रेस आयशा की निजी सेविका थी। जब भी रुद्रांश अपनी गुरु से मिलने जाता था वह अक्सर इस सेविका को वहां सफाई करते हुए देखता था। अतीत में उसने सोचा था कि यह केवल एक साधारण दासी है। हालांकि अभी उसने जो कौशल प्रदर्शित किया था वह ये बताने के लिए पर्याप्त था कि वह बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। लेकिन अगर गहराई से सोचा जाए तो यह तर्कसंगत भी था। जो सेविका उसकी गुरु के निवास में स्वतंत्र रूप से आ जा सकती थी उसका साधारण होना ही विचित्र होता। श्रीमान रुद्रांश प्रणाम, मेरी स्वामिनी वापस आ गई हैं, सेविका ने संक्षिप्त शब्दों में अपना प्रयोजन स्पष्ट किया। सम्राज्ञी आयशा जो पिछले कई दिनों से विद्यालय से बाहर थीं अंततः लौट आई थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने तुरंत रुद्रांश के लिए दूसरा पाठ शुरू करने की योजना बनाई थी। रुद्रांश ने अपनी मुद्रिका को छुआ और तारांकन नव्या तारांकन तथा तारांकन निले तारांकन को वापस उनके विश्राम स्थान में भेज दिया। श्रीमान रुद्रांश कृपया अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, मैं आपको स्वामिनी के पास टेलीपोर्ट कर दूंगी, सेविका ने पुनः कहा। ये सुनकर रुद्रांश ने सहमति में सिर हिलाया। उसे आश्चर्य हुआ कि यह सेविका स्थान परिवर्तन की विद्या में भी निपुण थी। श्राप तारांकन। रुद्रांश की अचंभित नजरों के सामने उस सेविका की पीठ से अचानक गहरे दिव्य असुर आभा वाले पंख निकल आए। साथ ही उसकी आंखें पूरी तरह सुनहरी हो गईं। उसने धीरे से अपना हाथ हवा में लहराया और रुद्रांश को तुरंत भारहीनता का अनुभव हुआ। उसकी दृष्टि पूरे 5 सेकंड तक अंधकार में डूबी रही और जब वह अंधकार छटा रुद्रांश ने आंखें खोलीं तो खुद को एक विशाल और काले उजाड़ भूखंड पर पाया। इस काली भूमि पर विचित्र राक्षसी अग्नि लगातार जल रही थी। चारों ओर काले शवों के अवशेष बिखरे हुए थे। आकाश की ओर देखने पर उसे एक अविश्वसनीय रूप से विशाल दरार दिखाई दी जिसने पूरे क्षितिज को 2 भागों में चीर दिया था। अत्यंत सघन असुर ऊर्जा वहां कुंडली मारकर व्याप्त थी। ये वास्तव में मृत्यु की एक वीरान भूमि थी, या यूं कहें यह एक युद्ध क्षेत्र था। # तारांकन पाताल दरार विनाश का द्वार तारांकन पाताल दरार अबिस रिफ्ट। ये तो उससे भी कहीं अधिक विशाल है जो मैंने पहले देखी थी। रुद्रांश ने मन ही मन बुदबुदाया। इससे पहले जब उसकी गुरु ने उसे पहला पाठ दिया था वे उसे एक ऐसे वन में ले गई थी जहां असुर ऊर्जा व्याप्त थी। वहां के सभी राक्षस उस ऊर्जा से संक्रमित होकर हिंसक हो गए थे, लेकिन वहां का प्रभाव इस स्थान की तुलना में कुछ भी नहीं था। रुद्रांश ने जो जानकारी पहले पढ़ी थी उसके अनुसार ये दरारें दूसरे आयाम के शक्तिशाली दिव्य असुरों द्वारा अंतरिक्ष को बलपूर्वक फाड़कर बनाई जाती हैं। फिर उनकी भयानक सेना इसी दरार के माध्यम से इस लोक में आती है। इस समय जो दरार उसके सामने थी वह उच्च स्तरीय हाई लेवल श्रेणी की थी। दरारों के स्तर सूक्ष्म, साधारण, मध्य, उच्च, अति उच्च, आपदा और प्रलयनकारी श्रेणियों में विभाजित हैं। एक उच्च स्तरीय दरार केवल एक तारांकन असुर राज तारांकन डेमन लॉर्ड द्वारा ही खोली जा सकती है, और एक असुर राज बनने के लिए न्यूनतम स्तर 500 होना अनिवार्य है। इस विशाल मैदान की विनाशलीला देखकर रुद्रांश सोचने लगा कि क्या वह असुर राज मारा जा चुका है। # तारांकन सम्राज्ञी का असली स्वरूप तारांकन। वह असुर राज भाग्यशाली था। रक्त प्रवाह विभाजन की गुप्त तकनीक का उपयोग करके वह खुद को हजारों रक्त धाराओं में बदलकर भागने में सफल रहा। हालांकि अंत में मैंने उसकी लगभग सभी धाराओं को जमा दिया था, लेकिन एक धारा सफलतापूर्वक वापस दरार में घुसने में कामयाब रही। जब रुद्रांश पहेली सुझाने की कोशिश कर रहा था तभी उसके पीछे से एक अत्यंत परिचित और ठंडी आवाज आई। रुद्रांश ने मुड़कर देखा तो सामने बर्फ जैसे नीले लंबे परिधान में एक लंबी आकृति खड़ी थी। जो बात रुद्रांश को सबसे अधिक चौंका गई वह ये थी कि उसकी गुरु की आंखों पर अब वे लंबे बाल बैंग्स नहीं थे, उन्हें अब संवारा गया था। इस क्षण रुद्रांश ने पहली बार अपनी गुरु का असली चेहरा देखा। केवल 2 शब्द, तारांकन अतुलनीय सुंदरी। तारांकन
बर्फ जैसे नीले बालों के नीचे, जो कांच और क्रिस्टल की तरह चमक रहे थे, एक अत्यंत सुंदर चेहरा था। उनकी आंखें भी नीली थीं। उनकी लंबी और सुडौल कद काठी किसी अप्सरा जैसी थी। वे स्पष्ट रूप से एक शांत लेकिन शक्तिशाली व्यक्तित्व वाली बड़ी बहन जैसी लग रही थीं। इस समय उनकी आभा अत्यंत भयानक थी। जादुई क्रम मैजिक ऑर्डर उनके चारों ओर एक ब्रह्मांडीय आकाशगंगा की तरह बह रहा था, जो कभी प्रकट होता तो कभी अदृश्य हो जाता। क्या ये गुरु आयशा की वास्तविक शक्ति है? रुद्रांश की दृष्टि गंभीर हो गई। उनकी गुरु का स्तर केवल 200 प्रदर्शित हो रहा था, लेकिन उनके द्वारा प्रदर्शित आभा निश्चित रूप से उससे कहीं अधिक थी। ये स्पष्ट था कि उन्होंने अभी अभी यहाँ एक महाकाव्य जैसा युद्ध समाप्त किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वे पिछले कुछ दिनों से अकादमी से गायब थीं। वे यहाँ उस असुरराज से लड़ने आई थीं। एक स्तर 500 का असुरराज गुरु आयशा के सामने केवल भागने का विकल्प रख पाया था। असुर राजों के पास कम से कम 10 बार पुनर्जीवित होने की गुप्त तकनीक होती है, और हर बार वे पूर्ण शक्ति के साथ लौटते हैं। इसके बावजूद उसे यहाँ से जान बचाकर भागना पड़ा। यह उनकी गुरु की अजेय शक्ति का प्रमाण था। तारांकन तारांकन, गुरु और शिष्य का संवाद तारांकन। आकाश को भेदती उस काली दरार के नीचे गुरु आयशा की आकृति भले ही छोटी लग रही थी, लेकिन रुद्रांश को वे किसी देवता के समान विशाल और शक्तिशाली महसूस हो रही थीं। एक मंद हवा चली और गुरु के कमर तक लंबे नीले बाल रेशम की तरह लहराए। उनके बगल में खड़ी सेविका उन्हें अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ देख रही थी। ये स्पष्ट था कि वह अपनी स्वामिनी की एक अनन्य प्रशंसक थी। भले ही वह सेविका स्वयं शक्तिशाली थी, लेकिन सम्राज्ञी की विश्व विनाशकारी शक्ति के सामने वह बहुत पीछे थी। उसी क्षण सम्राज्ञी आयशा की नीली आंखों ने रुद्रांश की ओर देखा और उन्होंने कोमल स्वर में पूछा, इस असुर उन्मूलन अभियान के दौरान तुम्हारा सामना तारांकन असुर सत्य संघ तारांकन असुर सत्य संघ के अवशेषों से हुआ होगा। उनका संगठन पाताल के इन असुरों से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। रुद्रांश ने सिर झुकाया और उत्तर दिया, जी गुरुदेव, मैंने उनकी क्रूरता और साजिशों को करीब से देखा है। वे न केवल हमारे देश के गद्दार हैं, बल्कि मानवता के शत्रु भी हैं। सम्राज्ञी आयशा ने दरार की ओर देखते हुए कहा, आने वाली प्रतियोगिता केवल एक खेल नहीं है रुद्रांश। यह इन असुरों और उनके गुर्गों के विरुद्ध एक मोर्चा है। वे तुम्हें निशाना बनाएंगे क्योंकि तुम मेरा शिष्य हो और क्योंकि तुम्हारे पास वह नील नाग है जो उनके विनाश का कारण बन सकता है। उन्होंने आगे बढ़कर रुद्रांश के कंधे पर हाथ रखा। आज का तुम्हारा पाठ यही है, तारांकन शक्ति का बोध तारांकन। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे गुणों एट्रिब्यूट्स में नहीं, बल्कि इस बात में है कि तुम विपरीत परिस्थितियों में भी कितने अडिग रह सकते हो। ये युद्ध क्षेत्र देखो, यहाँ हजारों मरे हैं, लेकिन जो खड़ा है वही विजेता है। रुद्रांश ने उस काली भूमि को देखा। शवों के अवशेष और जलती आग उसे बता रही थी कि शांति की कीमत क्या होती है। उसने अपनी तारांकन आत्मा शोधन मुद्रिका तारांकन सोल क्लेंजिंग रिंग को कसकर पकड़ा। गुरुदेव, मैं वचन देता हूं कि मैं आर्यावर्त के ध्वज को कभी झुकने नहीं दूंगा। चाहे वह असुर राज हो या असुर सत्य संघ, जो भी हमारे देश के विरुद्ध खड़ा होगा उसे मेरे भाले का सामना करना होगा, रुद्रांश ने दृढ़ता से कहा। सम्राज्ञी आयशा के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन याद रखो, पाताल महाद्वीप पर शत्रु केवल सामने से नहीं आएगा, वह तुम्हारी छाया में भी छिपा हो सकता है। तुम्हारी सत्य दृष्टि नेत्र का सही उपयोग ही तुम्हारी रक्षा करेगा। आकाश की उस दरार से अभी भी डरावनी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई विशाल जंतु कराह रहा हो। लेकिन रुद्रांश को अब डर नहीं लग रहा था। उसकी गुरु उसके साथ थी और उसका संकल्प अब और भी मजबूत हो चुका था। युद्धक्षेत्र का विवरण पूर्णविराम योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह पूर्णविराम। तारांकन स्थान तारांकन उच्च स्तरीय पाताल दरार हाई लेवल अबिस रिफ्ट। तारांकन शत्रु तारांकन असुर राज डेमन लॉर्ड पलायन कर चुका। तारांकन प्रशिक्षक तारांकन सम्राज्ञी आयशा एम्प्रेस आयशा। तारांकन पाठ तारांकन शक्ति का बोध और असुर सत्य संघ की वास्तविकता। अध्याय 234 अस्त्रों का प्रथम परीक्षण। जुड़वां पिस्तौल रूप। तुम उनके संपर्क में रहे हो, इसलिए तुम जानते हो कि यह संगठन कितना पागल और खतरनाक है। तारांकन रुद्रांश तारांकन ने यह सुनकर गंभीर मुद्रा में सिर हिलाया। तारांकन असुर सत्य संघ तारांकन असुर सत्य संघ के निचले स्तर के सदस्य कट्टरपंथियों और पाखंडियों का एक समूह थे। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि वे तारांकन साहोका वाहिनी तारांकन डेमन एक्सटर्मिनेशन लीजन को नहीं हरा सकते, फिर भी वे मृत्यु के भय के बिना हठपूर्वक विरोध करते थे। इतना ही नहीं, रुद्रांश ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे कुछ पंथवादी मौके पर ही अपने शरीर को चीर देते थे और एक गुप्त बलि प्रथा सैक्रिफिशियल टेक्निक का उपयोग करके राक्षसों का आह्वान करते थे। उसने जिन राक्षसों का सामना किया था वे अत्यंत लचीले और ढीठ थे। हालांकि उनकी शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उन्हें मारना टेढ़ी खीर था। यहाँ तक कि सबसे साधारण असुर सैनिक के पास भी पुनर्जीवित होने का कम से कम एक अवसर होता था।
मृत्यु के तुरंत बाद वे पूर्ण स्वास्थ्य और माना के साथ फिर से जीवित हो जाते थे। हालांकि तुम अब तक जिनके संपर्क में आए हो वे केवल निचले स्तर के मोहरे हैं, तारांकन सम्राज्ञी आयशा तारांकन एम्प्रेस आयशा ने कोमल लेकिन चेतावनी भरे स्वर में कहा। इस संगठन के वास्तविक कोर सदस्य अभी तक सामने नहीं आए हैं। वे लोग ही हैं जिनसे निपटना वास्तव में कठिन है। जी गुरुदेव, रुद्रांश ने उत्तर दिया। जब उसकी गुरु जैसी शक्तिशाली हस्ती उन्हें कठिन कह रही थी तो ये स्पष्ट था कि उस संगठन के मुख्य सदस्य किस स्तर के भयंकर असुर होंगे। ठीक है, अब और व्यर्थ की बातें नहीं। सम्राज्ञी ने चारों ओर फैले उस वीरान युद्ध क्षेत्र की ओर इशारा किया। अगले कुछ दिनों तक तुम यहीं रहोगे। मैंने जानबूझकर यहाँ पाताल सेना के कुछ प्यादों को छोड़ दिया है। तुम वर्तमान में केवल स्तर 130 पर हो, जो वैश्विक प्रतियोगिता में भाग लेने की दहलीज से अभी भी 20 स्तर कम है। ये बिल्कुल सही समय है। यहाँ बचे हुए सभी असुर सैनिकों को मारना और 3 दिनों तक चलने वाली तारांकन शतगुण अनुभव औषधि तारांकन 100 फोल्ड एक्सपीरियंस पिल का उपयोग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा कि तुम स्तर 150 तक पहुँच सको। मैं 3 दिन बाद तुम्हें लेने यहाँ वापस आऊँगी। तुम्हें बस एक ही काम करना है, लड़ना, स्तर बढ़ाना और यहाँ जीवित रहना। मुझे आशा है कि जब मैं 3 दिन बाद यहाँ आऊँ तो तुम पूरी तरह सुरक्षित और अक्षत मिलोगे। बोलने के बाद सम्राज्ञी आयशा सीधे मुड़ी। उनकी आकृति तुरंत बर्फ जैसे नीले हिमपात में बदल गई जो धीरे धीरे बिखर गई और अंततः गायब हो गई। उस सेविका ने भी रुद्रांश को सिर झुकाकर प्रणाम किया। श्रीमान रुद्रांश, कृपया अपना ध्यान रखें। उसे लगा कि उसकी स्वामिनी अपने शिष्य के लिए बहुत अधिक कठोर थीं। उसे पता था कि यहाँ असुर सैनिकों का न्यूनतम स्तर 150 था और उच्चतम स्तर 180 तक पहुँच सकता था, और उनकी संख्या कोई कम नहीं थी, पूरे 30,000। इसके अलावा असुर सैनिकों के पास भी कम से कम 2 या 3 जीवन थे। एक स्तर 130 के छात्र को अकेले 30,000 असुरों के सामने छोड़ना वास्तव में एक कठिन परीक्षा थी। हालांकि रुद्रांश के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में युद्ध की अग्नि धधक रही थी। उसके लिए युद्ध जितना भीषण होता वह उतना ही आनंदित होता था। तारांकन असुरों का प्रहार और रुद्रांश का प्रत्युत्तर तारांकन। सम्राज्ञी और सेविका के जाते ही वातावरण का सन्नाटा टूट गया। कड़क तारांकन। स्थानिक दरारों में छिपे हुए असुर जीव आखिरकार अपनी खून जैसी लाल आंखों के साथ बाहर निकलने लगे। वे अब तक सम्राज्ञी की उपस्थिति के कारण डरे हुए थे, लेकिन अब जब वह दमनकारी आकृति चली गई थी तो उनकी हिंसक प्रकृति जाग उठी थी। उनके लिए रुद्रांश का बहता हुआ गर्म मानवीय रक्त उनका सबसे पसंदीदा भोजन था। उनके दिमाग में केवल 3 ही शब्द घूम रहे थे, मारो, मारो, मारो। रुद्रांश शांत खड़ा था, तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक फट गई। एक काला और नुकीला राक्षसी पंजा जमीन के नीचे से निकला, जो सीधे रुद्रांश के शरीर के निचले हिस्से को निशाना बना रहा था। आसपास के असुर सैनिकों ने यह देखकर एक भयानक और तीखी हंसी निकाली। उन्हें लगा कि उनका छल सफल हो गया। यदि कोई साधारण योद्धा होता तो इस अचानक और कुटिल हमले में या तो मारा जाता या गंभीर रूप से घायल हो जाता, लेकिन सामने रुद्रांश था। धम तारांकन। रुद्रांश ने बिना किसी भाव के अपने पैर से जमीन पर जोर से प्रहार किया। पच तारांकन। असुर सैनिकों की हंसी उनके गले में ही फंस गई। उनका साथी, जिसने नीचे से हमला किया था, उसका सिर रुद्रांश के पैर के नीचे कुचलकर चकनाचूर हो गया था। तारांकन गूंज। तारांकन। एक अजीब सी असुर ऊर्जा प्रवाहित हुई। वह असुर सैनिक जिसका सिर रुद्रांश ने कुचला था, वह तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य के साथ फिर से जीवित हो गया और जमीन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन रुद्रांश पहले ही हवा में उछल चुका था। उसी समय झिलमिल। तारांकन। उसके हाथ में थमी तारांकन आत्माशोधन मुद्रिका तारांकन सोल क्लेंजिंग रिंग से काली रोशनी निकली। श्राप। तारांकन। रुद्रांश के हाथों में 2 पिस्तौलें प्रकट हुईं। यह मुद्रिका का तारांकन जुड़वां अग्नि पिस्तौल तारांकन ट्विन फायर पिस्टल्स प्रूफ था। तुम जैसे पशुओं पर अपने नए अस्त्रों का परीक्षण करना बिल्कुल सही रहेगा, रुद्रांश ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसकी गोद में छिपे तारांकन नव्या तारांकन और तारांकन नीले तारांकन ने अपने छोटे छोटे सिर बाहर निकाले और नीचे खड़े बदसूरत राक्षसों को घृणा से देखने लगे। तारांकन युद्ध क्षेत्र में तांडव, तीव्र वेग का जादू तारांकन था तारांकन। जैसे ही रुद्रांश ने ट्रिगर दबाया, पिस्तौलों की नली से चिंगारियां फूट पड़ीं। तीव्र गति से निकलने वाली गोलियों ने असुरों के टूटे हुए कवचों को चीरते हुए उनके मांस को भेद दिया। असुरों को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। उसी समय रुद्रांश को तारांकन तीव्र वेग तारांकन हेस्ट का जादुई प्रभाव प्राप्त हुआ। उसकी गति में तारांकन 500% तारांकन की भारी वृद्धि हुई। सर्र तारांकन। बिना किसी विशेष कौशल के भी रुद्रांश की गति इतनी अद्भुत थी कि असुर सैनिक उसे देख भी नहीं पा रहे थे। वह हवा की तरह तेज था। वह लगातार चलते हुए गोलियां बरसा रहा था। इतना ही नहीं,
इन जुड़वां पिस्तौलों से निकलने वाली गोलियों में एक छोटा विस्फोटक प्रभाव भी था। लक्ष्य से टकराने के बाद वे एक धमाके के साथ फटती थीं, जिससे आसपास के असुरों को भी भारी क्षति पहुंच रही थी। आओ, कहा है, असुर सैनिकों के चीखने की आवाज़ें गूंजने लगीं। वे गिरते, फिर से जीवित होते और फिर से रुद्रांश की गोलियों का शिकार बन जाते। हैश हैश हैश, छाया में छिपी गवाह तारांकन। ऊपर छाया में छिपी वह सेविका ये सब देखकर दंग रह गई थी। वह वास्तव में वहां से गई नहीं थी। यह उसकी स्वामिनी का गुप्त निर्देश था, रुद्रांश पर नजर रखना। यदि रुद्रांश पर कोई बड़ा संकट आता तो वह उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप कर सकती थी। आखिरकार रुद्रांश सम्राज्ञी का इकलौता और अत्यंत प्रिय शिष्य था। उसने सोचा था कि 30,000 असुर सैनिक रुद्रांश को एक कठिन युद्ध में फंसा देंगे, लेकिन वह गलत थी। इस जुड़वां पिस्तौल रूप में रुद्रांश किसी प्रेत की तरह लड़ रहा था। वह असुरों के झुंड में निडर होकर घुस जाता और अपनी अविश्वसनीय गति के कारण उनका निशाना बनने से बच निकलता। रुद्रांश की तारांकन सत्य दृष्टि नेत्र, तारांकन ट्रू साइट आई उसे हर असुर की स्थिति और उनकी अगली चाल का पहले ही आभास करा रही थी। उसे पता था कि कौन सा असुर कब पुनर्जीवित होने वाला है और कौन सा हमला किस दिशा से आ रहा है। ये लड़का, ये तो एक प्राकृतिक योद्धा है, सेविका ने मन ही मन सोचा। इसकी गति और सटीकता किसी अनुभवी सेनापति जैसी है। आत्मा शोधन मुद्रिका का उपयोग वह ऐसे कर रहा है जैसे वह उसके शरीर का ही हिस्सा हो। नीचे मैदान में रुद्रांश एक कलात्मक नृत्य की तरह लड़ रहा था। हर गोली एक निश्चित लक्ष्य को भेद रही थी। उसने महसूस किया कि उसका स्तर तेज गति से बढ़ रहा था। शतगुण अनुभव औषधि अपना काम कर रही थी। हर असुर की मृत्यु के साथ उसे भारी मात्रा में अनुभव अंक मिल रहे थे। अभी तो केवल शुरुआत है, रुद्रांश ने अपनी पिस्तौलें घुमाते हुए कहा। उसकी नज़रें उन बड़े असुरों पर टिकी थीं जो दूर खड़े होकर अपनी सेना को आदेश दे रहे थे। वह समझ गया था कि असली अनुभव अंक उन्हीं को मारने से मिलेंगे। युद्ध का आंकड़ा विवरण। पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम। तारांकन वर्तमान अस्त्र रूप तारांकन जुड़वां अग्नि पिस्तौल ट्विन फायर पिस्टल्स। तारांकन सक्रिय प्रभाव तारांकन तीव्र वेग जोड़ 500% गति विस्फोटक गोलियां। तारांकन शत्रु संख्या तारांकन 30,000 असुर सैनिक। तारांकन अनुभव औषधि तारांकन 100 गुना 100-फोल्ड एक्सपीरियंस पिल। रुद्रांश का ये प्रथम शस्त्र परीक्षण न केवल सफल रहा, बल्कि उसने ये भी सिद्ध कर दिया कि वह किसी भी परिस्थिति में जीवित रहने का हुनर जानता है। वह काली भूमि अब असुरों के रक्त से सिंच रही थी और रुद्रांश उस रक्त रंजित मैदान में एक अजय योद्धा की तरह चमक रहा था। उसे अभी और 20 स्तर पार करने थे और ये लड़ाई तो अभी शुरू ही हुई थी। अध्याय 235 स्नाइपर। भारी ढाल। जुड़वां पिस्तौल रूप द्वारा प्रदान किया गया त्वरण प्रभाव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। 500% की तिगुनी गति का बोनस कोई मजाक नहीं था। इस उच्च आक्रमण गति ने तारांकन रुद्रांश तारांकन को अपनी पिस्तौलों से पलक झपकते ही गोलियों की बौछार करने की अनुमति दी। उसकी उच्च गतिशीलता के कारण वह असुरों के हर हमले को आसानी से चकमा दे पा रहा था और उसकी उच्च कास्टिंग स्पीड ने रीलोडिंग के समय को घटाकर 2 सेकंड से भी कम कर दिया था। हाँ, ये सच है, इन जादुई पिस्तौलों को भी समय समय पर रीलोड करने की आवश्यकता होती है, लेकिन रुद्रांश की जादुई गति ने गोलियां बदलने की प्रक्रिया को इतना तेज बना दिया था कि वह निरंतर प्रहार कर पा रहा था। उसी समय नव्या के साथ उसके तारांकन नील तड़ित बंधन, तारांकन अजूर लाइटनिंग बॉन्ड और तारांकन भक्षण बंधन, तारांकन डिवाओ बॉन्ड के निष्क्रिय कौशल सक्रिय हो गए। जैसे ही रुद्रांश की गोलियां शत्रु से टकराती, वे न केवल शत्रु के गुणों को चुरा लेती, बल्कि प्रभाव के क्षण में वे गोलियां अत्यंत शक्तिशाली नील तड़ित तत्व के साथ फट जाती थीं। धमाक, तारांकन, धमाक, तारांकन, धमाक, तारांकन। नील तड़ित के विस्फोटों की आवाज़ें अंतहीन थीं। ये पिस्तौलें क्या चला रही थीं? ये स्पष्ट रूप से शक्तिशाली नील तड़ित बम थे। क्या आपने कभी ऐसी जुड़वां पिस्तौलें देखी हैं जो भारी क्षेत्रीय क्षति AOE डैमेज पहुंचाती हों? निश्चित रूप से यह पहली बार था। इस समय रुद्रांश व्यावहारिक रूप से एक सफाई अभियान मोड में था। गोलियां एक के बाद एक दागी जा रही थीं, दहाड़ें निरंतर थीं और पाताल के असुर राक्षसों के जीवन एक एक करके गिर रहे थे। # तारांकन नक्षत्र भेदी स्नाइपर, एक अचूक अंक तारांकन। बेशक इन पाताल राक्षसों के बीच कुछ ऐसे भी थे जिनकी खाल बहुत मोटी और मांस सख्त था। रुद्रांश की कई गोलियों और विस्फोटों को सहने के बाद भी वे नहीं गिरे। इसे देखते हुए तारांकन गूंज, तारांकन। रुद्रांश के मानसिक नियंत्रण के तहत उसके हाथों की जुड़वां पिस्तौलें तुरंत एक पतली रहस्यमयी काली स्नाइपर राइफल में बदल गईं। यह मुद्रिका का तारांकन नक्षत्र भेदी स्नाइपर तारांकन रूप था, जिसमें शारीरिक प्रहार और भेदन की शक्ति चरम पर थी। कड़क, तारांकन। जब रुद्रांश ने ट्रिगर दबाया तो बंदूक की आवाज़ ठाठा नहीं बल्कि बादलों के गरजने जैसी थी।
भारी पीछे हटने वाले झटके रिकॉइल के कारण बंदूक की पूरी नली हिंसक रूप से काम उठी। हालांकि रुद्रांश की उत्कृष्ट शारीरिक क्षमता और शक्ति के सूक्ष्म नियंत्रण के कारण वह स्नाइपर राइफल न केवल उसके नियंत्रण से बाहर नहीं हुई, बल्कि उसने पीछे हटने का कोई आभास तक नहीं होने दिया। अंधेरे में देख रही सेविका की आंखों में ये दृश्य देखकर गहरा सदमा लगा। उसे पता था कि उस स्नाइपर का झटका कितना भयानक था, यहाँ तक कि एक पेशेवर निशानेबाज मार्क्समैन भी झटके को रुद्रांश की तरह स्थिरता से नहीं दबा सकता था। झटके की तीव्रता का अर्थ था कि गोली की शक्ति पिस्तौल की तुलना में कहीं अधिक ऊंचे स्तर पर थी। तथ्यों ने इसे सिद्ध किया। तारांकन। उस एक गोली के भेदन के साथ उस मोटी खाल वाले असुर राक्षस का सिर तुरंत चकनाचूर हो गया। उसका सिर तरबूज की तरह फट गया। मांस और खून के लोथड़े चारों ओर उड़ गए और मस्तिष्क का हिस्सा पूरे मैदान में बिखर गया। दृश्य अत्यंत घृणास्पद था। इसने उन असुर राक्षसों को पूरी तरह आतंकित कर दिया जो पहले सोचते थे कि उन्हें कोई नहीं मार सकता। शुरू में जब वह शक्तिशाली स्त्री आयशा चली गई थी तो उन्होंने इस अकेले युवक को देखकर सोचा था कि इसकी शक्ति कम होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह भी एक साक्षात मृत्यु का देवता किलिंग गॉड है। एक गोली, एक अंत। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इतने सारे राक्षसों का सामना करने के बाद भी रुद्रांश का चेहरा अविश्वसनीय रूप से शांत था। जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा था उससे निकलने वाली वध ऊर्जा, किलिंग इंटेंट और भी प्रबल होती जा रही थी, जिससे राक्षसों का दम घुटने लगा था। भागो! असुरों के एक छोटे सेनापति लीडर ने यह दृश्य देखकर तुरंत अपने अधीनस्थों को पागलों की तरह भागने का आदेश दिया। रुको मत, यदि रुके तो परिणाम केवल मृत्यु होगी। आदेश सुनते ही जो असुर पहले से ही डरे हुए थे वे विलाप करते हुए पीछे मुड़कर भागने लगे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि यह पूरा क्षेत्र पहले ही सील कर दिया गया था। यहाँ एक पाताल दरार थी जिसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता था। सम्राज्ञी आयशा की इन राक्षसों के प्रति उदारता केवल इसलिए थी क्योंकि वह चाहती थी कि ये छोटे राक्षस उनके एकमात्र शिष्य के लिए अभ्यास सामग्री का काम करें। तारांकन असुर विनाशक भला, गति का तांडव तारांकन। जब रुद्रांश ने असुरों को भागते देखा तो उसने एक ठंडी हंसी निकाली। भागोगे? कहाँ भागोगे? तारांकन गूंज। तारांकन। स्नाइपर राइफल तुरंत एक नुकीले युद्ध भाले में बदल गई। रुद्रांश ने बिना किसी भाव के अपने हाथ के भाले को पूरी शक्ति से फेंका। श्राप। तारांकन। युद्ध भाला प्रकाश की एक लकीर बनकर निकला और सीधे 1 दर्जन से अधिक असुरों के शरीरों को छेदता हुआ निकल गया। झिलमिल। तारांकन। रुद्रांश की आकृति अचानक तारांकन टेलीपोर्टेशन तारांकन के माध्यम से राक्षसों के झुंड के बीच प्रकट हुई। उसने हवा में ही अपने फेंके हुए भाले को पकड़ लिया। फिर भाला किसी भूखे नाग की तरह लहराया। तारांकन। श्राप श्राप श्राप। तारांकन। वह भाला तीखे सफ़ेद प्रकाश की लकीरों में बदल गया जिसने असुरों का बेरहमी से वध करना शुरू कर दिया। हर बार जब भाला चलाया जाता तो निश्चित रूप से 1 या 2 राक्षसों के दिल या सिर छिद जाते। तारांकन वज्र ढाल अडिग दीवार तारांकन। धिक्कार है इस मानव पर, मैं तुझे अपने साथ नर्क ले जाऊंगा। असुरों के उस छोटे सेनापति ने एक अजीब सी चीख निकाली और बिना मौत के डर के रुद्रांश की ओर बढ़ा। इस महत्वपूर्ण क्षण में रुद्रांश ने अपनी दिव्य दृष्टि अप्रेजल का उपयोग करके उसकी जानकारी देखी। तारांकन स्तर 185 3 सितारा सेनापति कमांडर। तारांकन। वह अब उमड़ती हुई काली असुर ऊर्जा से घिरा हुआ था और रुद्रांश की ओर इस तरह बढ़ रहा था जैसे उसे कुचलकर मांस का लोथड़ा बना देगा। इसके जवाब में रुद्रांश मुस्कुराया। उसके हाथ में नाचता हुआ भाला तुरंत गायब हो गया और फिर खनन। तारांकन। एक विशाल रहस्यमयी काली भारी ढाल रुद्रांश के हाथ में प्रकट हुई। यह मुद्रिका का तारांकन वज्र ढाल तारांकन रूप था। उसने ढाल को जमीन पर टिका दिया जैसे लोहे और कांसे की एक अभेद्य दीवार खड़ी हो गई हो। देखता हूं मैं तेरी इस टूटी हुई ढाल को कैसे कुचलता हूं। वह असुर सेनापति दहाड़ा और पूरी ताकत से उस ढाल से टकराया जिसे रुद्रांश ने थामा हुआ था। तारांकन युद्ध का अंतिम चरण तारांकन। धड़ाक। तारांकन। विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास की जमीन फट गई और धूल का गुबार उठ गया। वह असुर सेनापति स्तर 185 का था और उसकी शारीरिक शक्ति किसी पहाड़ जैसी थी। उसे पूरा विश्वास था कि इस टक्कर से वह मानव और उसकी ढाल दोनों के परखच्चे उड़ा देगा। लेकिन जब धूल छटी तो नज़ारा कुछ और ही था। रुद्रांश अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। वज्र ढाल के तारांकन अधिक तारांकन अनडोमिटेबल प्रभाव के कारण उसकी दृढ़ता 200% बढ़ गई थी। उसने न केवल उस टक्कर को झेला बल्कि ढाल ने उस असुर की आधी शक्ति को वापस उसी की ओर परावर्तित रिफ्लेक्ट कर दिया था। असुर सेनापति की आंखों में अविश्वास था। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही थी। रुद्रांश ने ढाल के पीछे से अपनी नीली आंखों से उसे देखा और धीरे से कहा, अब मेरी बारी है। रुद्रांश ने ढाल से एक जोरदार धक्का दिया। असुर सेनापति पीछे की ओर लुढ़क गया।
इससे पहले कि वह संभल पाता, रुद्रांश की ढाल फिर से पिस्तौलों में बदल गई। तारांकन ठा 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 तारांकन। गोलियां सीधे उसके माथे के बीचों बीच लगीं। स्तर 185 का वह शक्तिशाली सेनापति धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। रुद्रांश ने गहरी सांस ली। उसका अनुभव बार एक्सपीरियंस बात तेजी से बढ़ रहा था। वह स्तर 140 के करीब पहुंच चुका था। छाया में छिपी सेविका अब मंत्रमुग्ध थी। उसे अब समझ में आ गया था कि गुरु आयशा ने इस लड़के को क्यों चुना। वह केवल अस्त्र नहीं बदल रहा था, वह युद्ध की पूरी रिदम बदल रहा था। मैदान में अब शांति छाने लगी थी, लेकिन रुद्रांश को पता था कि पाताल दरार से अभी और भी भयानक जीव निकलेंगे। उसने अपनी मुद्रिका को छुआ और अगले हमले के लिए तैयार हो गया। शस्त्र रूप उपयोगिता परिणाम पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम। तारांकन स्नाइपर तारांकन लंबी दूरी भारी क्षति सेनापति स्तर के असुरों का अंत। तारांकन भाला तारांकन मध्यम दूरी समूहवध असुरों के झुंड का सफाया। तारांकन भारी ढाल तारांकन रक्षा प्रतिघात स्तर 185 के हमले को विफल किया। रुद्रांश की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। 3 दिन 30,000 असुर और एक नया इतिहास आर्यावर्त का ये योद्धा अब रुकने वाला नहीं था। अध्याय 236 पवन और तड़ित। भक्षक कृष्ण विवह। वह असुर सेनापति मैदान पर मौजूद कई राक्षसी असुरों में शायद इकलौता बुद्धिमान और अपेक्षाकृत चतुर प्राणी था। कम से कम वह स्थिति का आकलन करना, आदेश देना और अपने अधीनस्थों को निर्देशित करना जानता था। जब उसने देखा कि यह मानव योद्धा बिना किसी दया के उसके सदस्यों का पीछा कर रहा है, तो वह समझ गया कि यह युवक उन्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। चूंकि स्थिति ऐसी थी, तो उनके पास केवल एक ही विकल्प बचा था, पीछे मुड़कर अंतिम युद्ध करना। अन्यथा जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं था। कम से कम उसे लगा कि अभी भी आशा की एक किरण बाकी है। आखिरकार यह मानव केवल स्तर 130 का था। भले ही वह किसी अजेय मृत्यु के देवता की तरह व्यवहार कर रहा था, लेकिन वह स्वयं एक स्तर 180 से ऊपर का असुर सेनापति था। निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी को मारने का एक मौका तो था। हालांकि वह अभी भी गलत था। उसके पास कोई मौका नहीं था। खनन तारांकन। वह असुर सेनापति अंततः भारी दबाव के साथ तारांकन रुद्रांश तारांकन की ढाल से टकराया। हालांकि अगले ही क्षण उस असुर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके गले से दर्द की एक दबी हुई कराह निकली। दर्द, वह असहनीय दर्द था। उसका पूरी शक्ति से किया गया प्रहार किसी अडिग पर्वत से टकराने जैसा था, और ढाल से परावर्तित हुई क्षति ने उसके पूरे शरीर को सुन्न और जर्जर कर दिया था। इससे पहले कि वह संभल पाता और अपना अगला कौशल उपयोग कर पाता। श्राप तारांकन। हवा चीरने की एक ध्वनि गूंज उठी। खतरा, एक घातक संकट का आभास सीधे असुर सेनापति के मस्तिष्क में कौंध गया। लेकिन वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। उस भारी टक्कर के बाद जो 1 सेकंड का रिकवरी समय उसे चाहिए था, उसे रुद्रांश ने पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया था। भले ही वह केवल 1 सेकंड का समय था, लेकिन रुद्रांश के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने का यह सबसे सटीक अवसर था। पच तारांकन। जैसा कि अपेक्षित था, उस असुर सेनापति की अत्यंत भयभीत नजरों के सामने रुद्रांश के हाथ में मौजूद ढाल उसकी इच्छानुसार तुरंत एक युद्ध भाले में बदल गई, और भाले की नोक ने सीधे उस सेनापति के मस्तक को चीर दिया। यह युद्ध कौशल के मामले में एक पूर्ण विजय थी। अनुमान है कि इस असुर सेनापति ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि स्तर में इतना पीछे रहने वाला यह मानव उसे बिना किसी विशेष कौशल के उपयोग के सीधे भाले से मार देगा। वे राक्षसी असुर जो मूल रूप से अपने नेता का समर्थन करने के लिए पीछे मुड़ने का इरादा रखते थे, जब उन्होंने देखा कि उनके सेनापति का सिर इस मानव द्वारा बेरहमी से छेद दिया गया है, तो वे और भी अधिक आतंक के साथ विपरीत दिशा में भागने लगे। हालांकि रुद्रांश अनुभव अंकों एक्सपीरियंस पॉइंट्स के इस बड़े समूह को कैसे भागने दे सकता था। उसके हाथ में मौजूद युद्ध भाला एक बार फिर अत्यंत लचीले तारांकन जुड़वां अग्नि पिस्तौल तारांकन रूप में बदल गया। यह अस्त्र, वह इसका उपयोग पूर्णता के साथ कर रहा है। 4 आक्रामक रूपों के बीच पलक झपकते ही स्विच करना और अस्त्र में कौशल प्रभाव भी होना। क्या उसने वास्तव में उस बौने शिल्पकार से ऐसा अस्त्र बनवाया है? छाया में छिपी सेविका ये सब बड़े आश्चर्य से देख रही थी। हालांकि उसके सदमे का बिंदु पूरी तरह से अस्त्र के बहुमुखी रूप परिवर्तनों में नहीं था। वह रुद्रांश की हर अस्त्र रूप को पूरी तरह से उपयोग करने की महारत में था। क्या आप वाकई निश्चित हैं कि यह एक तारांकन बीस्ट मास्टर है? जुड़वां पिस्तौल, युद्ध भाला, स्नाइपर राइफल और यहाँ तक कि भारी ढाल, ये सभी उसके द्वारा इतनी कुशलता से उपयोग किए जा रहे थे। उसने कभी किसी बीस्ट मास्टर को ऐसा करते नहीं देखा था। और इसी क्षण चारों दिशाओं में बिखरते और भागते हुए असुरों का सामना करते हुए रुद्रांश ने स्वयं उनका पीछा करना नहीं चुना। तारांकन नव्या तारांकन निलय तारांकन। एक आदेश के साथ तारांकन गूंज, तारांकन नव्या और निलय को सीधे बीस्ट पेट स्पेस से बुला लिया गया।
मेरे लिए इन सभी राक्षसी असुरों को कुचल दो। रुद्रांश का स्वर वध ऊर्जा से भरा हुआ था। ची गुर्ग। नव्या और निलय ने अपने स्वामी का आदेश प्राप्त किया, तुरंत सहमति में सिर हिलाया और साथ ही दैवीय प्राणियों डिवाइन बीस्ट्स के आश्चर्यजनक दबाव के साथ सीधे भागते हुए असुरों का पीछा करने निकल पड़े। कोई विकल्प नहीं था, असुरों की संख्या बहुत बड़ी थी। यदि वे भागे न होते और रुद्रांश के साथ मरते दम तक लड़ने के लिए वापस मुड़ते तो रुद्रांश को इन दोनों नन्हे साथियों को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ये राक्षस तितर बितर होकर भाग रहे थे और उसके पास कोई क्लोन तकनीक नहीं थी, इसलिए एक एक करके उनका पीछा करना और उन्हें मारना निश्चित रूप से समय की बर्बादी होती। इसलिए उसने नव्या और निलय को मैदान में उतारा। तारांकन गूंज। तारांकन। अपने स्वामी का आदेश प्राप्त करने के बाद नव्या ने सीधे तारांकन विशाल रूपांतरण तारांकन जायंट ट्रांसफॉर्मेशन किया। सैकड़ों मीटर लंबा एक भव्य शरीर प्रकट हुआ और जिसने रुद्रांश को थोड़ा चकित किया वह ये था कि नव्या के अब 4 ड्रैगन पंजे क्लॉज निकल आए थे। वह पूरी तरह से एक नाग से एक तारांकन महानाग तारांकन फ्लड ड्रैगन में बदल चुकी थी। तारांकन बादलों में विहार तारांकन सोरिंग थ्रू द क्लाउड्स। इस कौशल के उपयोग के साथ नव्या जमीन से ऊपर उठी, उसके 4 पंजे नीले बादलों पर टिके थे, वह आकाश में बिजली की तरह तेज उड़ रही थी और उसकी आकृति पलक झपकते ही असुरों के समूह के ऊपर पहुंच गई। तुरंत बाद धमाक। तारांकन। नव्या के मुख से नील तड़ित अजूर लाइटनिंग की एक अविश्वसनीय रूप से मोटी किरण सीधे बाहर निकली। ये तारांकन इंद्र क्रोध तारांकन विंड एक्साइट्स लाइटनिंग और साथ ही नील नाग की फुकार थी। जमीन पर मौजूद असुर इस नील तड़ित की चपेट में आकर 2 सेकंड से भी कम समय में बड़ी संख्या में मरने लगे। चारों ओर देखने पर कम से कम कई 100 असुर मौके पर ही मारे गए और उनके आत्मिक शरीर नील तड़ित तत्व के प्रवाह के नीचे सीधे भस्म हो गए। जहां तक निलय का सवाल है, तारांकन धप धप धप। तारांकन। ऊंची छलांगें। निलय ने अभी तक उड़ने का कौशल जागृत नहीं किया है, इसलिए वह केवल उछलकर ही यात्रा कर सकता है। एक उछाल के साथ वह सैकड़ों मीटर दूर कूद सकता था। कुछ ही क्षणों में वह असुरों के करीब था। एक स्लाइम। क्या ये वास्तव में एक स्लाइम है? असुरों ने अपने पीछे देखा, मूल रूप से यह सोचकर कि वह मृत्यु का देवता मानव उनके पीछे आ गया है, और वे डर से भरे हुए थे। लेकिन उन्होंने जो देखा वह एक विशाल नीला स्लाइम था जो उछलते हुए उनका पीछा कर रहा था। एक पल के लिए वे स्तब्ध रह गए, साथ ही उनमें अत्यधिक क्रोध उमड़ पड़ा। धिक्कार है, बिल्कुल धिक्कार है, उन्हें इतना नीचा दिखाया जा रहा था। उस मानव योद्धा की बात छोड़ दें, वे वास्तव में उसके बराबर नहीं थे। लेकिन एक स्लाइम को उनके पीछे उछलने का अधिकार कब से मिल गया? बिना किसी हिचकिचाहट के वापस मुड़ो और इसे मार डालो। असुर सीधे वापस भागे और फिर एक के बाद एक अपने गर्वित कौशलों का प्रयोग किया। धमाक। तारांकन। दूरगामी और करीबी दोनों तरह के हमले निलय के शरीर पर लगे। हालांकि जिसने असुरों को झकझोर दिया वह ये था कि उन्होंने सोचा था कि उनके कौशलों की बमबारी के बाद ये स्लाइम पूरी तरह से मर जाएगा, लेकिन जब धुआं हटा तो उनके कौशलों ने इस स्लाइम को कोई नुकसान पहुंचाया ही नहीं था। यह असुर पूरी तरह से हतप्रभ रह गए। इसी क्षण अंतर्मन ने उन्हें बताया कि यह बहुत खतरनाक था। उन्हें भागना ही था, लेकिन इस समय उनके पास समय कहाँ था। तारांकन गूंज। तारांकन। निलय सीधे एक तारांकन कृष्ण विव तारांकन ब्लैक होल में बदल गया। उस कृष्ण विव से अचानक अविश्वसनीय रूप से भीषण खिंचाव सक्शन उत्पन्न हुआ। बचाओ। असुर आतंकित थे और उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। वे मुड़कर भागना चाहते थे, लेकिन उस भयानक खिंचाव ने सीधे उनकी आकृतियों को पीछे खींच लिया। एक एक करके असुरों के पैर अनैच्छिक रूप से जमीन छोड़ गए। तुरंत बाद श्राप। तारांकन। वे वेल द्वारा निली जाने वाली छोटी झींगों की तरह थे जिन्हें उस विशाल कृष्ण विव में खींच लिया गया। तारांकन भक्षक कृष्ण विव तारांकन ग्लटनस ब्लैक होल। भक्षण के स्वामी लॉर्ड ऑफ डिवाउरिंग का एसएसएस श्रेणी का कौशल। # तारांकन युद्ध क्षेत्र का विवरण और प्रगति। तारांकन मैदान अब एक कत्लेगाह में बदल चुका था। एक तरफ नव्या आकाश से बिजली गिराकर असुरों को राख कर रही थी और दूसरी तरफ निलय जमीन पर एक चलते फिरते विनाशकारी गड्ढे की तरह असुरों को निगल रहा था। रुद्रांश अपनी पिस्तौलें हाथ में लिए शांति से खड़ा ये दृश्य देख रहा था। उसे अपनी आत्मा शोधन मुद्रिका पर गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्व उसे अपने इन दोनों साथियों पर था। योद्धा साथी प्रयुक्त कौशल प्रभाव। पूर्णविराम योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह पूर्णविराम। तारांकन रुद्रांश तारांकन आत्मा शोधन मुद्रिका भला रूप असुर सेनापति का अंत। तारांकन नव्या तारांकन इंद्र क्रोध नील तड़ित सैकड़ों असुरों का सामूहिक विनाश। तारांकन निलय तारांकन भक्षक कृष्ण विवत भागते हुए असुरों का पूर्ण भक्षण।
रुद्रांश ने महसूस किया कि उसके स्तर की पट्टी एक्सपीरियंस अब पागलों की तरह बढ़ रही थी। स्तर 140 अब पीछे छूट चुका था और वह स्तर 150 की ओर तेजी से अग्रसर था। शतगुण अनुभव औषधि का प्रभाव हर पल उसे और अधिक शक्तिशाली बना रहा था। अभी तो केवल 30 मिनट हुए हैं, रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा। 3 दिन में तो मैं इन असुरों का नामो निशान मिटा दूंगा। छाया में खड़ी सेविका ने अपनी डायरी में नोट किया, तारांकन, रुद्रांश के बीस्ट पैच की शक्ति उनकी श्रेणी से कहीं अधिक है। नव्या का रूपांतरण एक पूर्ण महानाग की ओर है और वह स्लाइम, वह तो साक्षात विनाश है। ये युवा योद्धा आने वाली वैश्विक प्रतियोगिता में आर्यावर्त का सबसे घातक अस्त्र साबित होगा। तारांकन। आकाश में नव्या की गर्जना और जमीन पर नीले की भक्षण की आवाज़ों के बीच रुद्रांश ने अपनी अगली चाल सोची। उसे पता था कि जैसे जैसे छोटे असुर मरेंगे, पाताल दरार से बड़े और अधिक भयानक जीव बाहर आएंगे। लेकिन अब वह डरता नहीं था। उसके पास अस्त्र था, साथी थे और सबसे बढ़कर आर्यावर्त का स्वाभिमान था। अध्याय 237 पूर्ण संहार। स्तर वृद्धि। अंततः दहलीज पर इस तारांकन भक्षक कृष्ण विवत तारांकन ग्लटनस ब्लैक होल का मूल नाम अवशोषण विवत था और इसकी श्रेणी केवल एस थी। हालांकि जैसे जैसे तारांकन निलय तारांकन का स्तर बढ़ा, इस कौशल की श्रेणी भी एस से बढ़कर एसएसएस हो गई और इसका नाम भी बदल गया। यह इस बात का प्रमाण है कि यह कौशल एक विकासशील श्रेणी ग्रोथ टाइप का कौशल है। इस प्रकार के कौशल अत्यंत दुर्लभ होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे ये कौशल उन्नत हुआ, इसके प्रभाव में भी भारी परिवर्तन आया। अब यह न केवल लक्ष्यों को अपने भीतर खींच सकता है, बल्कि सफलतापूर्वक अवशोषित किए गए प्रत्येक लक्ष्य के लिए इस कृष्ण विवर की खिंचाव शक्ति और सीमा एक परत लेयर बढ़ जाती है और इन परतों की कोई सीमा नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यदि निलय इस कौशल को सक्रिय रखता है, तो वह अंततः एक अविश्वसनीय रूप से भयानक विशाल कृष्ण विवर में बदल जाएगा जो सब कुछ निगल सकता है। तार्किक रूप से कहें तो यह अनंत रूप से विस्तारित हो सकता है, यहाँ तक कि इस ग्रह से भी बड़ा। ये संभव है कि वह पूरे ग्रह को ही निगल जाए। बेशक यह एक सैद्धांतिक अनुमान है और इसे प्राप्त करना लगभग असंभव है, क्योंकि यदि निलय ऐसा करना शुरू करता है तो शुरू में भले ही किसी को पता न चले, लेकिन जैसे जैसे कृष्ण विवर बड़ा होगा, उच्च स्तरीय शक्तिशाली योद्धा निश्चित रूप से इसे देख लेंगे और वे निलय के निरंतर विस्तार को रोकने के लिए कार्रवाई करेंगे। # तारांकन मैदान का सफाया 10 मिनट का तांडव तारांकन। इस समय जैसे ही निलय ने अपना कृष्ण विवर छोड़ा, अनगिनत राक्षसी असुर उस अंधकार में समाने लगे। प्रत्येक असुर के भक्षण के साथ विवर की सीमा सीधे बढ़ने लगी। अंधेरे में देख रही सेविका पुनर्तः स्तब्ध थी। दसियों हजार असुरों में से 1/3 तो 3 मिनट से भी कम समय में गायब हो गए, और शेष असुरों को आकाश में उड़ते उस महानाग तारांकन नव्या तारांकन की फुंकार ने सीधे राख में बदल दिया। शुरू से अंत तक तारांकन रुद्रांश तारांकन की शुरुआती वार्म अप लड़ाई को मिलाकर पूरी प्रक्रिया में 10 मिनट से अधिक का समय नहीं लगा। हे ईश्वर, 10 मिनट से भी कम समय में दसियों हजार असुरों का विनाश। ये दोनों पालतू जीव बीस्ट पेट्स तो बिल्कुल पागलपन की हद तक शक्तिशाली हैं। सेविका ने मन ही मन सोचा, असुरों को मारने की गति ठीक ठाक है। रुद्रांश ने उस दृश्य को देखा जहां लगभग 90% पाताल राक्षस खत्म हो चुके थे और संतोष के साथ सिर हिलाया। श्राप तारांकन। और इसी क्षण रुद्रांश के पीछे अचानक हवा फटने की एक तीखी आवाज गूंजी। आखिरकार तुम अपनी चाल चलने के लिए तैयार हुए, रुद्रांश ने बिना मुड़े ही ठंडी आवाज में कहा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम अभी भी बहुत धीमे हो। इतने अंधेरे वातावरण में भी रुद्रांश अपने पीछे से होने वाले हमले के प्रति अत्यंत संवेदनशील था। रुद्रांश का युद्ध बोध कॉम्बैट इंट्यूशन पहले से ही शीर्ष स्तर का था। साथ ही उसके तारांकन सत्य दृष्टि नेत्र तारांकन ट्रू साइट आई के प्रभाव और उसके चारों आयामों अट्रिब्यूट्स में हुई भारी वृद्धि के कारण उसकी धारणा शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। 10 मीटर के दायरे में होने वाला कोई भी हमला उसकी पकड़ से बच नहीं सकता था। रुद्रांश पर छिपकर हमला करने वाला ये जीव स्वाभाविक रूप से असुरों के बीच का अंतिम और सबसे शक्तिशाली सेनापति था। रुद्रांश ने बस एक हल्का कदम बढ़ाया, उसकी अपार शारीरिक शक्ति ने उसे सहजता से हवा में उछाल दिया। परिणामस्वरूप असुर सेनापति का घातक प्रहार खाली गया। फिर उस असुर सेनापति की अत्यंत चकित नजरों के सामने तारांकन गूंज तारांकन। रुद्रांश के हाथ में एक रहस्यमयी काली स्नाइपर राइफल प्रकट हुई। उसने तुरंत हवा में ही मुड़ते हुए बंदूक की नली को सीधे उस असुर सेनापति के मुंह के अंदर ठूंस दिया। धमाक। तारांकन। ट्रिगर दबाया गया। उस असुर सेनापति की अत्यंत भयभीत आंखों के सामने नीलतड़ित तत्व वाली एक गोली नली से निकली, जिसने उसके सिर को बेरहमी से भेद दिया और साथ ही एक विशाल तड़ित विस्फोट उत्पन्न किया। उस असुर का पूरा सिर चिथड़े चिथड़े होकर उड़ गया। यह सेविका एक बार फिर गहरी हैरानी में थी। इतनी हिम्मत! इस स्नाइपर राइफल का उपयोग रुद्रांश ने बिल्कुल एक शॉटगन की तरह किया है।
ये युद्ध कौशल कितना दुस्साहसी है। उसने कम से कम आज तक किसी भी निशानेबाज मार्क्समैन को इस तरह खेलते नहीं देखा था। इस लड़के का युद्ध कौशल हास्यास्पद रूप से उच्च था। उसकी उम्र का कोई भी व्यक्ति उसे मात नहीं दे सकता था। असाधारण व्यक्तिगत क्षमता और उससे भी अधिक शक्तिशाली पालतू जीव अपने साथियों में ऐसा कौन है जो इस रुद्रांश को हरा सके। तारांकन स्तर वृद्धि स्वर्णिम प्रकाश का उदय तारांकन। इस क्षण सेविका को अंततः समझ में आया कि उसकी स्वामिनी सम्राज्ञी आयशा ने रुद्रांश को क्यों चुना, जबकि वह भी प्रतियोगिता की न्यूनतम स्तर की दहलीज तक भी नहीं पहुंचा था। ये युद्ध क्षमता उसके वर्तमान स्तर से कहीं अधिक थी। यहाँ तक कि अन्य साम्राज्यों के शीर्ष तृतीय वर्ष के छात्रों के सामने भी वह निश्चित रूप से जरा भी कमतर नहीं होगा। सब मारे गए। जब वह सोच में डूबी थी तब तक 30,000 असुरों की वह लहर लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। केवल कुछ 100 असुर अभी भी पागलों की तरह भाग रहे थे, जिनका निलय और नव्या निर्दयतापूर्वक पीछा कर रहे थे। नव्या और निलय अब अपने विशाल स्वरूप से वापस सामान्य रूप में आ गए थे। वे आज्ञाकारी बच्चों की तरह अपने स्वामी रुद्रांश की गोद में वापस आ दुबके। रुद्रांश इस समय अपने पुरस्कारों की गिनती कर रहा था। दसियों हजार असुरों को मारने के बाद जमीन पर सामग्री, जादुई वस्तुएं और उपकरण बिखरे पड़े थे। हालांकि उनकी गुणवत्ता बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन मात्रा अत्यंत विशाल थी। यदि इन सबको बेचा जाए तो यह एक बहुत बड़ी आय होगी। रुद्रांश ने सीधे अपनी संग्रह अंगूठी स्टोरेज रिंग के तारांकन स्वचालित लूट तारांकन ऑटो लूट फंक्शन को सक्रिय किया। उन्नत अंगूठियां न केवल स्वचालित रूप से सामान उठाती हैं, बल्कि उनका वर्गीकरण और संगठन भी करती हैं। युद्ध की लूट समेटने के बाद रुद्रांश ने अपनी अनुभव पट्टी एक्सपीरियंस बार की जांच की। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे सभी संचित अनुभव अंकों को अनलॉक कर दिया। तारांकन गूंज तारांकन। उस पर रुद्रांश का स्तर सीधे आसमान छूने लगा। एक शुद्ध सुनहरी रोशनी के स्तंभ ने रुद्रांश को पूरी तरह से ढक लिया। यह इस बात का संकेत था कि रुद्रांश का स्तर एक साथ कम से कम 10 या उससे अधिक बढ़ गया है। क्योंकि यदि आप एक एक करके स्तर बढ़ाते हैं तो रोशनी का स्तंभ हल्का सुनहरा होता है, लेकिन यदि आप एक साथ 10 स्तर बढ़ाते हैं तो वे स्तंभ जुड़कर शुद्ध स्वर्ण जैसे चमकने लगते हैं। रुद्रांश का वर्तमान स्तर सीधे तारांकन स्तर 130 से स्तर 150 तारांकन पर पहुंच गया। नव्या और निलय के स्तर में भी 20 स्तरों का उछाल आया। तारांकन नव्या तारांकन स्तर 115 से बढ़कर 135। तारांकन निलय तारांकन स्तर 110 से बढ़कर 130। बहुत अच्छा, स्तर आखिरकार आवश्यक दहलीज तक पहुंच गया है। रुद्रांश इससे बहुत संतुष्ट था। यह इतनी बड़ी संख्या में असुरों के मारे जाने के कारण ही संभव हो पाया। आखिरकार तारांकन बीस्ट मास्टर पेशे की विशेषता यह है कि अनुभव अंक स्वामी और उसके पालतू जीवों के बीच विभाजित हो जाते हैं, जिससे इस पेशे के लोगों के लिए स्तर बढ़ाना कठिन होता है। लेकिन फिर भी वह प्रतियोगिता की न्यूनतम स्तर की आवश्यकता तक पहुंच गया था। गुरु का संदेश और आगामी चुनौती तारांकन। जैसे ही स्वर्ण प्रकाश शांत हुआ, रुद्रांश ने अपने शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस किया। उसके स्नायु अब पहले से अधिक मजबूत थे और उसकी इंद्रियां और भी तीक्ष्ण हो गई थीं। तभी वह सेविका छाया से बाहर आए और रुद्रांश के सामने झुककर खड़ी हो गई। बधाई हो श्रीमान रुद्रांश, आपने अपनी स्वामिनी की अपेक्षाओं को मात्र 10 मिनट में पार कर लिया है, सेविका ने श्रद्धापूर्वक कहा। रुद्रांश ने अपनी मुद्रिका को सहलाते हुए उत्तर दिया, ये तो बस शुरुआत है। पाताल की ये दरार अभी भी सक्रिय है। मुझे लगता है कि गुरुदेव चाहती थीं कि मैं केवल इन प्यादों को न मारूं, बल्कि इस वातावरण के दबाव को भी समझूं। सेविका ने सिर हिलाया। स्वामिनी ने कहा था कि यदि आप स्तर 150 तक पहुंच जाते हैं तो मुझे आपको ये संदेश देना है, शक्ति केवल प्रहार करने में नहीं, बल्कि प्रहार सहने और फिर भी खड़े रहने में है। अब जब आप दहलीज पर हैं तो तारांकन सूर्यवंशम विद्यालय तारांकन के प्रधानाचार्य तारांकन विजय भार्गव तारांकन और संहारक वाहिनी की कप्तान तारांकन जाह्नवी तारांकन आपका इंतजार कर रहे हैं। वैश्विक प्रतियोगिता का पंजीकरण कल से शुरू हो रहा है। रुद्रांश की आंखों में एक चमक कौंधी। आर्यावर्त का सम्मान अब दांव पर है। मैं तैयार हूं। उसने नव्या की पीठ थपथपाई, जो अब एक नन्हे नाग के रूप में उसके कंधे पर लिपटी थी। निलय उसकी दूसरी जेब में शांति से बैठा था। इस उजाड़ मैदान में जहां अभी अभी हजारों असुरों का अंत हुआ था, रुद्रांश एक विजयी सेनापति की तरह खड़ा था। उसे पता था कि आने वाला समय और भी कठिन होगा, लेकिन अब वह स्तर 150 का योद्धा था, एक ऐसा स्तर जहां से वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली युवाओं की श्रेणी में प्रवेश कर चुका था। योद्धा की स्थिति, वर्तमान स्तर, उपलब्धि, पूर्णविराम योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह पूर्णविराम। तारांकन रुद्रांश तारांकन 150 प्रतियोगिता की दहलीज प्राप्त। तारांकन नव्या तारांकन 135 महानाग फ्लड ड्रैगन विकास जारी।
तारांकन नीले तारांकन 130 भक्षक कृष्ण विवा का एसएसएस अपग्रेड। रुद्रांश ने एक अंतिम बार उस विशाल पाताल दरार की ओर देखा। वह जानता था कि असली युद्ध अभी शुरू होना बाकी है। वह मुड़ा और उस सेविका के साथ वापस अपनी गुरु के साम्राज्य की ओर चल पड़ा, जहां से उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी जंग के लिए प्रस्थान करना था। अध्याय 238 सम्राज्ञी आयशा का परिवर्तित स्वरूप। तारांकन नव्या तारांकन का स्तर 135 तक पहुंचने के बाद उसके मूल 1.5 करोड़ के चारों आयामों 4 डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स के आंकड़े उछलकर सीधे 3 करोड़ पर पहुंच गए। वहीं तारांकन नीले तारांकन का स्तर 130 होने के बाद उसके 1.2 करोड़ के गुण बढ़कर 2.4 करोड़ हो गए। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक परिवर्तन तारांकन रुद्रांश तारांकन में दिखा। उसके चारों आयामों के आंकड़े 1.41 करोड़ से सीधे 4 करोड़ पर जा पहुंचे। सतह पर ऐसा लग रहा था कि रुद्रांश ने अपने पालतू जीवों को भी पीछे छोड़ दिया है। वास्तव में यह उसके निष्क्रिय कौशल तारांकन रक्त वंश सम्लन तारांकन ब्लड लाइन फ्यूजन का चमत्कार था, जिसने उसे अपने पालतू जीवों के गुणों का 30% हिस्सा विरासत में प्राप्त करने की अनुमति दी थी। मूल रूप से यह विरासत केवल 10% थी। हालांकि कौशल स्तर बढ़ने के साथ ही यह प्रभाव 10% से बढ़कर 30% हो गया था। बेशक अपने पालतू जीवों की वास्तविक युद्ध शक्ति की तुलना में रुद्रांश अभी भी पीछे था। भले ही नव्या और नीले के गुण आंकड़ों में उसके मास्टर से कम दिख रहे थे, लेकिन वे दोनों ब्रह्मांडीय स्तर के तारांकन दिव्य प्राणी तारांकन डिवाइन बीस्ट्स थे। उनके द्वारा प्रकट की गई वास्तविक मारक क्षमता डेटा की साधारण समझ से कहीं अधिक जटिल और विनाशकारी थी। स्तर बढ़ने से प्राप्त युद्ध शक्ति में यह वृद्धि काफी उत्साहजनक थी। यहाँ रुद्रांश को अपनी गुरु तारांकन सम्राज्ञी आयशा तारांकन एम्प्रेस आयशा का धन्यवाद करना था। उनकी शक्ति ऐसी थी कि वे स्वयं उन हजारों असुर अवशेषों का क्षण भर में सफाया कर सकती थी, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से वे अवशेष रुद्रांश के लिए छोड़े ताकि वह अपना स्तर बढ़ा सके। # तारांकन गुरु का कक्ष और सम्मान का भाव तारांकन श्रीमान रुद्रांश। उसी समय उस सेविका की मधुर आवाज गूंजी। वह सेविका जो अब तक छाया में रहकर सब देख रही थी, अंततः प्रकट हुई। हकीकत में रुद्रांश को पहले से ही पता था कि वह वहां छिपी है। भूलिए मत, रुद्रांश के पास अब सिस्टम द्वारा पुरस्कृत एसएसएस श्रेणी की प्रतिभा तारांकन सत्य दृष्टि नेत्र तारांकन ट्रू साइट आई थी। इस दिव्य दृष्टि के प्रभाव में वह छिपी हुई आकृतियों और छलावरणों को आसानी से देख सकता था। लेकिन रुद्रांश ने उसे टोका नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आपने स्वामिनी द्वारा दिया गया पाठ सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है, मैं अब आपको वापस ले चलती हूँ। रुद्रांश की वास्तविक युद्ध शक्ति को अपनी आंखों से देखने के बाद उस सेविका के व्यवहार में और भी अधिक सम्मान आ गया था। यदि पहले उसका सम्मान केवल सम्राज्ञी के आदेश के कारण था, तो अब यह उसके अंतर्मन से उपजा था। जो लोग वास्तव में शक्तिशाली होते हैं, वे अक्सर दूसरों के हृदय में स्वतः ही सम्मान पैदा कर देते हैं। इसके बाद सेविका ने स्थान परिवर्तन की विद्या सक्रिय की। रुद्रांश की दृष्टि एक बार फिर धुंधली हुई और कुछ ही सेकंड बाद जब वह सामान्य हुई, तो उसने पाया कि परिवेश पूरी तरह बदल चुका था। एक विशाल और अंधकार में मैदान के स्थान पर वह अब एक उत्कृष्ट और सुरुचिपूर्ण ढंग से सजे हुए कमरे में था। रुद्रांश इस स्थान से भली भांति परिचित था। ये वही जगह थी जहां उसकी गुरु अक्सर विश्राम करती थीं और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करती थीं। सम्राज्ञी आयशा, जो एक मेज पर बैठकर जादू के सिद्धांतों पर एक पुस्तक पढ़ रही थीं, उन्होंने अपने शिष्य को इतनी जल्दी वापस आते देखा। उनकी सुंदर नीली आंखों में आश्चर्य की एक चमक कौंधी, लेकिन उससे भी अधिक प्रशंसा और संतोष का भाव था। इतनी जल्दी? लगता है मैंने तुम्हारी क्षमता को समझने में अभी भी कमतर आंका है। सम्राज्ञी आयशा के मुख से ऐसी विस्मयकारी टिप्पणी निकलना रुद्रांश की उत्कृष्टता को दर्शाने के लिए पर्याप्त था। उनकी बगल में खड़ी सेविका ने कम से कम आज तक अपनी स्वामिनी को किसी भी नए छात्र की इतनी प्रशंसा करते नहीं देखा था। सामान्यतः यदि सम्राज्ञी के पास समय होता तो वे जादुई कक्षाएं आयोजित करती थीं। उन कक्षाओं में आने वाले शीर्ष छात्र भी उनके लिए बमुश्किल उत्तीर्ण होने योग्य ही प्रदर्शन कर पाते थे। प्रशंसा के शब्द सुनना तो दूर की बात थी, लेकिन आज रुद्रांश ने अपनी गुरु को विस्मित स्वर में बोलने पर विवश कर दिया था। # तारांकन भविष्य की चेतावनी और मार्गदर्शन तारांकन, तुम्हारे ये दोनों दिव्य प्राणी साधारण नहीं हैं, भविष्य में तुम्हें इन्हें बहुत संजो कर रखना होगा, सम्राज्ञी ने अपनी पुस्तक बंद करते हुए कहा। यद्यपि एक बीस्ट मास्टर अपनी इच्छा से पालतू जीव बदल सकता है, लेकिन एक सच्चा बीस्ट मास्टर वही है जो अपने जीवों को अपने निकटतम साथियों के रूप में देखता है। जो उन्हें केवल उपकरण मानते हैं, वे कभी महान उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाते। और हाँ, भविष्य में तुम्हें अपनी व्यक्तिगत शक्ति के स्तर को भी बनाए रखना होगा। प्रशिक्षण में ढिलाई कभी स्वीकार्य नहीं होगी। सम्राज्ञी आयशा आज असामान्य रूप से अधिक बोल रही थीं। वे विशेष रूप से अपने एकमात्र शिष्य को निर्देशित कर रही थीं। मैं समझ गया हूँ, गुरुदेव, रुद्रांश ने झुककर उत्तर दिया। इसके अतिरिक्त
सम्राज्ञी ने कोमल स्वर में जारी रखा। मुझे विश्वास है कि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें तारांकन वैश्विक पाताल परीक्षण प्रतियोगिता तारांकन ग्लोबल अबिस ट्रायल कॉम्पिटिशन के लिए नामांकित किया है। मूल रूप से प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में तुम पात्र नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया भर के शीर्ष दिग्गजों और प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना तुम्हारे लिए बुरा नहीं होगा। मेरा मानना है कि तुम वहां और अधिक सीखोगे और अधिक शक्तिशाली बनकर उभरोगे। यदि कोई अन्य शिक्षक होता तो वह कभी भी अपने प्रथम वर्ष के छात्र को इस खतरनाक वैश्विक प्रतियोगिता में भेजने का साहस नहीं करता, लेकिन सम्राज्ञी आयशा ने यह साहस किया था। यह न केवल उनके शिष्य चुनने के निर्णय पर उनका आत्मविश्वास था, बल्कि रुद्रांश की शक्ति की पुष्टि भी थी। तारांकन युद्ध की लालसा और प्रशिक्षण तारांकन। रुद्रांश को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में वह स्वयं यही चाहता था। सच्चे योद्धा हमेशा कठिन और खतरनाक युद्धों की आग में तपकर ही कुंदन बनते हैं। वे केवल बंद कमरों में प्रशिक्षण से नहीं बनते। यदि वास्तविक युद्ध के बिना केवल अभ्यास किया जाए तो वह बिना पहियों की कार बनाने जैसा ही है। इसके अलावा रुद्रांश वास्तव में यह मापना चाहता था कि दुनिया के अन्य देशों के प्रतिभाशाली छात्र वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। क्या वे सचमुच उतने ही पराक्रमी हैं जितनी उनकी कहानियां सुनाई जाती हैं? प्रतिद्वंद्वी जितना शक्तिशाली होता, रुद्रांश उतना ही रोमांचित महसूस करता था। वह मूल्यवान विरोधियों और चुनौतीपूर्ण स्पर्धाओं के लिए लालायित था। साथ ही वैश्विक प्रतियोगिता के पुरस्कार भी अत्यंत भव्य होने वाले थे। यदि वह स्वर्ण पदक जीतता है तो आधिकारिक पुरस्कारों के साथ साथ सिस्टम द्वारा दिए जाने वाले कार्य पुरस्कार टास्क रिवॉर्ड्स भी उसकी शक्ति को एक नए ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। ये सोचकर रुद्रांश का हृदय, जो अक्सर लोहे जैसा ठंडा रहता था, उत्साह से भर उठा। अगले कुछ दिनों तक रुद्रांश प्रशिक्षण में लीन रहा। हर स्तर बढ़ने के साथ जो भारी गुणों की वृद्धि हुई थी, उसे शरीर में ढालने के लिए अभ्यास की आवश्यकता थी। एक अजीब स्थिति पैदा हो गई थी। जब उसका स्तर नया बढ़ा था, तब रुद्रांश ने गलती से एक अंडे को हाथ में लिया और वह उसकी अतिरिक्त शक्ति के कारण तुरंत चकनाचूर हो गया। कुछ समय तक संतुलन बनाने का अभ्यास करने के बाद वह अपनी शक्ति पर नियंत्रण पाने में सफल रहा। सम्राज्ञी आयशा रुद्रांश की अनुशासित प्रशिक्षण आदतों से अत्यंत प्रसन्न थीं। यहाँ तक कि सुबह के समय सम्राज्ञी ने भी अपनी भारी पोशाक त्याग कर एक फिटिंग वाले स्पोर्ट्स परिधान में रुद्रांश के साथ दौड़ लगानी शुरू कर दी थी। खेल के कपड़ों में सम्राज्ञी के व्यक्तित्व में शीतलता कम और एक युवा ऊर्जा अधिक झलकती थी। उनके बर्फ नीले लंबे बाल, जो अब एक पोनीटेल में बंधे थे, दौड़ते समय हवा में लहरा रहे थे। वे किसी युवा कॉलेज छात्रा जैसी लग रही थीं। बगल में खड़ी सेविका ये दृश्य देखकर अवाक थी। इससे पहले उसने कभी अपनी स्वामिनी को सुबह इस तरह प्रशिक्षण लेते नहीं देखा था। हे भगवान, क्या वे रुद्रांश को इतना अधिक महत्व दे रही हैं? सेविका ने सोचा। जब से रुद्रांश आया है, स्वामिनी के स्वभाव में कितना परिवर्तन आ गया है। पहले वे पूरे साल अपने कमरे में जादू की खोज में डूबी रहती थीं और बहुत ठंडी रहती थीं, लेकिन अब उनके चेहरे पर एक प्रकार की खुशी दिखाई देती है। तारांकन प्रतियोगिता का आगमन। तारांकन। इसी दिनचर्या के बीच वैश्विक पाताल परीक्षण प्रतियोगिता की तारीख नज़दीक आती गई, और तभी तारांकन कृतिका तारांकन वरुण तारांकन और तृतीय वर्ष के अन्य शीर्ष छात्र, जो अपने परिवारों से मिलने गए थे, अंततः विद्यालय वापस लौट आए। विद्यालय का वातावरण अब बदल चुका था। हवा में एक तनाव और उत्साह का मिश्रण था। हर कोई उस महान प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहा था जहां दुनिया भर के योद्धा अपने कौशल का प्रदर्शन करने वाले थे। रुद्रांश को पता था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। वह अपने नए स्तर 150 और अपने दिव्य प्राणियों के साथ आर्यावर्त का मस्तक ऊंचा करने के लिए पूरी तरह तैयार था। प्रशिक्षण विवरण। प्रभाव। पूर्णविराम योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह पूर्णविराम। तारांकन रुद्रांश की शक्ति। तारांकन 4 करोड़ गुण ब्लडलाइन फ्यूजन के साथ। तारांकन सम्राज्ञी का व्यवहार। तारांकन अधिक कोमल और ऊर्जावान। तारांकन अगली चुनौती। तारांकन वैश्विक पाताल परीक्षण प्रतियोगिता। रुद्रांश ने क्षितिज की ओर देखा। आर्यावर्त के योद्धा वापस आ चुके थे और अब उसे दुनिया को दिखाना था कि बीस्ट मास्टर केवल सहायक नहीं, बल्कि युद्धक्षेत्र का सबसे भयानक शिकारी भी हो सकता है। अध्याय 239 प्रशिक्षण का उन्माद। तारांकन सूर्यवंशम विद्यालय। तारांकन के छात्र अभी भी तारांकन कृतिका तारांकन और तारांकन वरुण तारांकन सहित 4 शीर्ष दिग्गजों की वापसी की खबर सुनकर बहुत उत्साहित थे। वे अवचेतन रूप से सोच रहे थे कि अब एक और शानदार तमाशा देखने को मिलेगा। इसका कारण ये था कि तारांकन रुद्रांश तारांकन का नंबर 1 सीड खिलाड़ी होना हमेशा से एक बड़ा प्रभाव डालता रहा था। हाल ही में बाहरी मीडिया पूरी तरह से पागल हो गया था। तरह तरह की बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई सुर्खियां और लेख लगातार लिखे जा रहे थे, जो हर तरह के ट्रैफिक को आकर्षित कर रहे थे। अन्य शीर्ष अकादमियां भी तारांकन आर्यावर्त अकादमी तारांकन के इस निर्णय से स्तब्ध थीं, और जिन्हें सबसे अधिक क्रोधित होना चाहिए था,
वे कृतिका, वरुण और अन्य थे। आखिरकार नंबर 1 सीड खिलाड़ी कृतिका को होना चाहिए था। वरुण को नंबर 2 सीड खिलाड़ी होना चाहिए था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से रुद्रांश के अचानक उदय ने अन्य खिलाड़ियों को सीधे पीछे धकेल दिया। एक प्रथम वर्ष का छात्र उन लोगों से आगे रैंक किया गया था जो तृतीय वर्ष के छात्र थे। सामान्य ज्ञान के अनुसार तृतीय वर्ष के छात्रों को निश्चित रूप से बहुत असंतोष महसूस होना चाहिए था। हालांकि विद्यालय लौटने के बाद कृतिका, वरुण, तारांकन, जयंत तारांकन और तारांकन सान्वी तारांकन का रुद्रांश के साथ कोई विवाद करने या परेशानी पैदा करने का कोई इरादा नहीं था। इसने उन छात्रों को बहुत निराश किया जो उनके बीच किसी संघर्ष की उम्मीद कर रहे थे ताकि वे तमाशा देख सकें। वे अत्यंत निराश थे। वे वास्तव में रुद्रांश और उस तृतीय वर्ष की वरिष्ठ दीदी कृतिका के बीच चरम मुकाबला देखना चाहते थे। बेशक रुद्रांश के लिए यह एक अच्छी बात थी कि इस दौरान किसी ने उसके प्रशिक्षण में बाधा नहीं डाली। # तारांकन प्रशिक्षण का पागलपन, यंत्रों का विनाश तारांकन। इस अवधि के दौरान रुद्रांश बहुत उच्च तीव्रता वाले प्रशिक्षण से गुजर रहा था। प्रशिक्षण मैदान के बैकएंड प्रबंधन कर्मचारी रुद्रांश के आगमन से पूरी तरह सुन्न हो चुके थे। ये कर्मचारी प्रशिक्षण मैदान के उपकरणों के दैनिक रखरखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। हालांकि मुझे आज फिर से ओवरटाइम करना होगा। ये लड़का व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षण का पागल है। वह खाने और सोने के अलावा लगभग हर समय प्रशिक्षण मैदान में ही रहता है। मजबूत किए गए जादुई सरनियां, मैजिक एरेज, प्रशिक्षण रोबोट, बाधाएं, बैरियर्स आदि फिर से कबाड़ होने वाले हैं। इस महीने के रखरखाव के खर्च के लिए विद्यालय के वित्त विभाग से अधिक पुनर्भुगतान रियम्बर्समेंट मांगना होगा। कई स्टाफ सदस्य कड़वाहट के साथ मुस्कुराए। इस रुद्रांश की प्रशिक्षण तीव्रता सबसे मजबूत थी जो उन्होंने कभी देखी थी। दिन में 12 घंटे, वह कम से कम 10 घंटे या उससे अधिक समय प्रशिक्षण मैदान में बिताता था। और प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र के बाद प्रशिक्षण मैदान के उपकरण उसके द्वारा तहस नहस कर दिए जाते थे। कई प्रशिक्षण रोबोट पहले ही कबाड़ हो चुके थे। यहाँ तक कि अगर वे जानबूझकर प्रशिक्षण रोबोटों की ताकत बढ़ाते तब भी वह बेकार था। रुद्रांश जैसे राक्षस के सामने वे 2 बार के बाद बेकार हो जाते थे। ये भी इसलिए था क्योंकि उसके दोनों दिव्य प्राणी तारांकन नव्या तारांकन और तारांकन निलय तारांकन बुलाए नहीं गए थे। यदि वह प्रशिक्षण के लिए अपने दोनों पालतू जीवों को बुला लेता तो प्रशिक्षण मैदान के सभी उपकरण उस दिन एक ही बार में कबाड़ हो जाते। # तारांकन एक नया रूप, आर्यावर्त का राजकुमार तारांकन। इसके अलावा उसके प्रशिक्षण के खाली समय के दौरान सेविका ने रुद्रांश के लिए महंगे कस्टम मेड औपचारिक पहनावे फॉर्मल वेयर का एक सेट तैयार किया। इसे एक दर्जी द्वारा बनाया गया था जिसने व्यक्तिगत रूप से रुद्रांश के विभिन्न डेटा को मापा और फिर शीर्ष गुणवत्ता वाले कपड़े का उपयोग किया। जब रुद्रांश ने इसे आजमाया तो अत्यंत नखरेबाज गुरु तारांकन सम्राज्ञी आयशा तारांकन एम्प्रेस आयशा ने भी थोड़ा सिर हिलाया और 2 शब्द कहे, उम्मीद से बेहतर लग रहे हो। जैसा कि कहा जाता है, कपड़े से इंसान की और जीन से घोड़े की पहचान होती है। इस अत्यंत महंगे कस्टम मेड पुरुषों के औपचारिक पहनावे को पहनकर रुद्रांश तुरंत एक शीर्ष स्तर के सुंदर युवक में बदल गया। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात वास्तव में रुद्रांश की ऊंचाई और कंधों की चौड़ाई थी जो किसी भी कपड़े का वजन उठा सकती थी। रुद्रांश का अपना रूप रंग कम नहीं था। वर्षों के प्रशिक्षण से संघनित शक्ति और स्फूर्ति की भावना और उसके जन्मजात ठंडे और सख्त स्वभाव के साथ मिलकर वह किसी भी तरह से देखने पर अत्यंत आकर्षक था। विद्यालय के मंच, फोरम और कन्फेशन वॉल पर एक से अधिक लड़कियों ने पहले ही रुद्रांश को अपने प्यार का इजहार कर दिया था। बस इतना था कि रुद्रांश ने मूल रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा नहीं था कि वह घमंडी था, वह बस ऐसी बातों का जवाब देने के लिए बहुत आलसी था। रुद्रांश की आंखों में केवल एक ही चीज थी, तारांकन, शक्तिशाली बनना तारांकन। जहां तक प्रेम और रोमांस का सवाल है, वह वर्तमान में रुचि नहीं रखता था। दूसरों को हाई स्कूल और कॉलेज के दौरान युवा रोमांस के बारे में बात करना पसंद था, लेकिन रुद्रांश के लिए मजबूत होना ही एकमात्र चीज थी जिसमें उसकी दिलचस्पी थी। वह जो महंगा औपचारिक पहनावा पहन रहा था वह भी सम्राज्ञी आयशा द्वारा उसके लिए मंगवाया गया था, क्योंकि तारांकन वैश्विक पाताल परीक्षण प्रतियोगिता तारांकन शुरू होने से पहली रात को एक अत्यंत भव्य भोज बैंक्वेट का आयोजन किया जाना था। ये भोज विभिन्न देशों के अनगिनत शीर्ष युवा दिग्गजों को इकट्ठा करेगा। आप इस भोज को एक सांस्कृतिक मिलन के रूप में मान सकते हैं जहां दिग्गज एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आखिरकार ये युवा दिग्गज अपने अपने देशों के भविष्य के स्तंभ हैं। भविष्य में देशों के सहयोग के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ये दिग्गज पहले से संवाद करें और एक दूसरे को जानें और संबंध बनाएं। जब रुद्रांश तब प्रकट होगा तो वह निश्चित रूप से औपचारिक पोशाक पहने होगा। अभी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस प्रस्थान के दिन के आने का इंतजार है। # तारांकन प्रस्थान की सुबह, एक गुरु का आशीर्वाद तारांकन।
समय तेजी से 1 अगस्त की सुबह 6 बजे आ गया। ये वह दिन था जब हर कोई इकट्ठा होगा और प्रस्थान करेगा। निर्धारित सभा समय में अभी भी 3 घंटे बाकी थे। रुद्रांश ने अभी भी बिना किसी असफलता के अपना दैनिक व्यक्तिगत प्रशिक्षण पूरा किया, फिर नाश्ता किया और सामान्य से हटकर लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगा। तुम बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं लग रहे हो। उसी समय पायजामा पहने तारांकन सम्राज्ञी आयशा तारांकन ने हल्के से जिम हाई ली और दूसरी मंजिल से नीचे आईं। हाँ, रुद्रांश अब इसी गुरु के साथ रह रहा था, लेकिन गलत विचार मत बनाए। वे बस एक ही विला में रह रहे थे। सम्राज्ञी आयशा दूसरी मंजिल पर रहती थी और रुद्रांश पहली मंजिल पर रहता था। इससे पहले सम्राज्ञी ने पहले ही सेविका को रुद्रांश का सारा सामान उसके मूल विला से स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया था। सच कहें तो इसने उस समय सेविका को काफी डरा दिया था। ये स्वामिनी, जो हमेशा सभी के लिए ठंडी रहती थी, वास्तव में एक पुरुष छात्र के साथ रहने वाली थी। उसने तो यहाँ तक गलत सोच लिया था कि उसकी स्वामिनी को इस छात्र से प्यार हो गया है। लेकिन शुक्र है, वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। उसकी स्वामिनी बस इस एकमात्र शिष्य को बहुत पसंद करती थी। रुद्रांश उठा और अपनी गुरु के लिए एक कप साफ चाय डाली, जो अभी भी पायजामा पहने हुई थी। उनकी गुरु को कॉफी पसंद नहीं थी, केवल साफ चाय। बेशक ये साधारण चाय नहीं थी, ये बहुत महंगी प्राण ऊर्जा चाय, स्पिरिट एनर्जी टी की पत्तियों से बनाई गई चाय थी। इसे पीने से न केवल मन को ताजगी मिलती थी, बल्कि उस दिन के लिए व्यक्ति के गुणों में भी थोड़ी वृद्धि होती थी। सम्राज्ञी आयशा ने चाय का प्याला लिया और अपने शिष्य पर नजर डाली। वह जितना अधिक देखती थी, उतनी ही संतुष्ट होती जाती थी। मैं तुम्हारे पाताल परीक्षणों में प्रथम स्थान जीतने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। आयशा का स्वर असामान्य रूप से उम्मीदों से भरा था। चिंता न करें, मैं गुरुदेव को निराश नहीं करूंगा। रुद्रांश ने गंभीरता से सिर हिलाया। रुद्रांश ने खिड़की से बाहर उगते सूरज को देखा। आज का दिन उसके जीवन का एक नया अध्याय था। उसने अपनी मुद्रिका को छुआ, जहां नव्या और निलय विश्राम कर रहे थे। वह जानता था कि वैश्विक मंच पर उसकी लड़ाई केवल उसकी अपनी नहीं, बल्कि पूरे आर्यावर्त की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। प्रतियोगिता विवरण जानकारी। पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम। तारांकन प्रतियोगिता का नाम तारांकन वैश्विक पाताल परीक्षण प्रतियोगिता। तारांकन प्रस्थान तिथि तारांकन 1 अगस्त। तारांकन रुद्रांश की स्थिति तारांकन नंबर 1 सीट मुख्य दावेदार। तारांकन सहभागी तारांकन कृतिका, वरुण और अन्य दिग्गज। रुद्रांश ने अपना औपचारिक कोट उठाया। उसके कंधों पर अब केवल कपड़ा नहीं, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदें थीं। वह जानता था कि इस भोज में उसे कई अहंकारी राजकुमारों और योद्धाओं का सामना करना पड़ेगा, जो शायद उसे प्रथम वर्ष का बच्चा समझकर कम आंकेंगे। लेकिन रुद्रांश के मन में कोई क्रोध नहीं था, केवल एक शांत संकल्प था। गुरुदेव, मैं अब चलता हूँ, रुद्रांश ने कहा। सम्राज्ञी आयशा ने केवल एक मंद मुस्कान दी, जो उसके लिए हजारों शब्दों के आशीर्वाद के समान थी। रुद्रांश विला से बाहर निकला, जहां संहारक वाहिनी के विशेष वाहन उसका इंतजार कर रहे थे। आर्यावर्त का प्रशिक्षण उन्मादी अब दुनिया को हिलाने के लिए तैयार था। अध्याय 240। निश्चित रूप से उन्होंने शुरुआत कर दी। अपनी गुरु को विदा कहने के बाद तारांकन रुद्रांश तारांकन सीधे तारांकन सूर्यवंशम चौक तारांकन सूर्यवंशम स्क्वायर की ओर चल पड़ा। ये प्रस्थान के लिए निर्धारित सभा स्थल था। रुद्रांश के लिए ये जगह अत्यंत जानी पहचानी थी, क्योंकि पिछली बार विदेशी नस्ल विनिमय प्रतियोगिता के समय भी सभा स्थल यही चौक था। साथ ही नवागत महाप्रतियोगिता न्यू स्टूडेंट्स ग्रैंड कॉम्पिटिशन का आयोजन भी यहीं हुआ था। ये वही स्थान था जहां से उसके सपनों की शुरुआत हुई थी। जब रुद्रांश यहां पहुंचा तो चौक पहले से ही छात्रों से खचाखच भरा हुआ था। एक जन सैलाब। ये छात्र उन्हें विदा करने आए थे और साथ ही एक शानदार तमाशा देखने की ताक में भी थे। आखिरकार हर कोई जानता था कि रुद्रांश का नंबर 1 सीड खिलाड़ी चुना जाना एक अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला मामला था। उनमें से यदि आप कहें कि किसके मन में सबसे अधिक असंतोष होने की संभावना थी, तो वे तृतीय वर्ष के शीर्ष 2 छात्र तारांकन कृतिका तारांकन और तारांकन वरुण तारांकन थे। हालांकि विद्यालय लौटने के बाद से उन्होंने रुद्रांश के साथ कोई विवाद नहीं किया था, बल्कि वे बहुत शांत थे। इसने उन कई छात्रों को निराश किया था जो कुछ उत्तेजना देखना चाहते थे। अब सभा का समय हो चुका था। छात्र ये देखने के लिए उमड़ पड़े कि क्या इन शीर्ष दिग्गजों के बीच कोई घर्षण होगा। रुद्रांश के आगमन ने बहुतों का ध्यान खींचा, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। हालांकि कुछ ही मिनटों बाद श्राप तारांकन पास ही से अचानक एक कोलाहल सुनाई दिया। रुद्रांश ने शांति से अपना सिर घुमाया और जो उसकी नजरों के सामने आया वह एक अत्यंत बलिष्ठ और गठीले शरीर वाला युवक था, जिसकी त्वचा सांवली थी। उसने तुरंत तारांकन दिव्य दृष्टि तारांकन अप्रेजल सक्रिय की।
पता चला कि यह सावला और हट्टा-कट्टा युवक वास्तव में तारांकन जयंत तारांकन था, जिसका पेशा तारांकन जादूगर तारांकन विज़र्ड था। वहाँ गया वनवासी कबीले का जयंत। कहा जाता है कि उसके पिता अघोरी कबीले के मुखिया हैं और उसकी माता विषतंत्र कबीले की मुखिया हैं। अघोरी और विषतंत्र प्राचीन काल से ही अभिन्न रहे हैं। बस दुख की बात यह है कि जयंत के पास कृतिका दीदी की तरह दोहरी पेशेवर प्रणाली नहीं है। जयंत दिखने में काफी रूखा था। ये रूप रंग के आधार पर भेदभाव नहीं था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उसके चेहरे के नक्श वास्तव में खुरदरे थे। इस तथ्य के साथ कि उसका कबीला जंगलों में रहता है, जहां हर दिन शिकार करना और धूप हवा का सामना करना पड़ता है, उसका ऐसा दिखना सामान्य था। जयंत से निकलने वाली ऊर्जा बहुत ही भयानक और डरावनी थी। ऐसा नहीं था कि वह कोई बुरा व्यक्ति था, लेकिन जादूगर और विषतंत्र विशेषज्ञों का अंतर्निहित स्वभाव ऐसा ही होता है। इसके अलावा पिशाच जादूगर या अधम योद्धा जैसे पेशों में स्वाभाविक रूप से एक अंधेरा मिजाज होता है जो लोगों को असहज महसूस कराता है। चौक पर पहुंचने के बाद जयंत ने तुरंत अपनी नज़र रुद्रांश पर टिका दी और उसकी ओर चल दिया। सबकी हैरान नज़रों के सामने वह मुस्कुराया। उसके दूध जैसे सफ़ेद दांत उसकी सांवली त्वचा के साथ एक तीखा विपरीत कॉन्ट्रास्ट बना रहे थे। साथ ही एक भारी और सरल आवाज़ गूंजी, हा, तुम ही रुद्रांश हो न? मैंने सुना है कि तुमने तारांकन पंकज तारांकन को इतना बुरा पीटा कि वह अपना कवच हारकर भाग गया और अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। क्या आजकल के कनिष्ठ छात्र इतने उत्कृष्ट हो गए हैं? वे तो हम वरिष्ठों से भी आगे निकल रहे हैं। बोलते समय उसने अपना बड़ा और चौड़ा हाथ रुद्रांश की ओर बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, आओ जान पहचान कर लें। मेरा नाम जयंत है, मैं व्यक्तिगत प्रतियोगिता का प्रतिभागी हूँ और हम टीम के साथी भी हैं। रुद्रांश ने शांति से जयंत को देखा, हल्का सा सिर हिलाया, अपना हाथ बढ़ाया और जयंत से हाथ मिलाते हुए कहा, नमस्ते। लेकिन जैसे ही शब्द खत्म हुए, रुद्रांश ने देखा कि जो जयंत अब तक सरल और ईमानदार दिख रहा था, उसके चेहरे पर इस समय एक छिपा हुआ इरादा कौंध गया। तुरंत बाद उसने रुद्रांश का हाथ जोर से मरोड़ा। एक अविश्वसनीय रूप से उमड़ती हुई अपार शक्ति रुद्रांश की बांह की ओर बढ़ी। यहाँ शायद कुछ लोग भ्रमित हों। क्या जादूगर विज़र्ड पेशा एक कमजोर जादू आधारित पेशा नहीं है? तार्किक रूप से शक्ति स्ट्रेंथ के मामले में उसे बहुत कमजोर होना चाहिए। भले ही जयंत ने अचानक अपने भाव बदल लिए हों, वह रुद्रांश के लिए चीजें मुश्किल करने के लिए शक्ति का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? अगर यह कोई साधारण जादूगर होता तो वास्तव में ऐसा ही होता। लेकिन जयंत कोई साधारण जादूगर नहीं था। मत भूलिए, उसकी माँ विषतंत्र कबीले की मुखिया है और विषतंत्र पेशे के भीतर तारांकन बल्कि तारांकन नाम की एक विद्या होती है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक ऐसा विशेषज्ञ है जो केवल शक्ति बढ़ाने में माहिर होता है। इस प्रकार का विशेषज्ञ अपने शरीर के भीतर बल्कि पालता है, जो न केवल उनके शारीरिक शरीर को मजबूत कर सकता है बल्कि उन्हें अद्वितीय शक्ति के गुण भी प्रदान करता है। हालांकि जयंत के पास दोहरी पेशेवर प्रणाली नहीं थी, लेकिन कबीले की मुखिया होने के नाते उसकी मां के पास अपने बेटे की काया को मजबूत करने के कई तरीके थे। जयंत के शरीर के भीतर अत्यंत उच्च स्तरीय बल्कि पले हुए थे। इसलिए भले ही उसका पेशा एक कमजोर जादूगर का था, लेकिन जो शक्ति उसने अभी प्रकट की थी वह उसी स्तर के किसी हाथापाई करने वाले योद्धा मेले फिजिकल प्रोफेशन के बराबर थी। ये काफी बड़ी चढ़ी बात थी। तृतीय वर्ष के छात्रों में लगातार शीर्ष 5 में बने रहने का मतलब था कि उसके पास वास्तव में कुछ वास्तविक कौशल था। जयंत दिखने में ईमानदार और सरल था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह केवल एक मुखौटा था जिसे उसने जानबूझकर पहन रखा था। अब उसने जानबूझकर रुद्रांश के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार दिखाया, जबकि वास्तव में वह रुद्रांश को एक चेतावनी देना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि भले ही जयंत ने इस अवधि के दौरान सक्रिय रूप से रुद्रांश के साथ कोई विवाद नहीं किया था, इसका मतलब यह नहीं था कि नंबर 1 सीड के रूप में रुद्रांश की भागीदारी के बारे में उसके मन में कोई असंतोष नहीं था। अब जब वे आधिकारिक रूप से मिले तो उसने मिलते ही इस रुद्रांश को चेतावनी दे दी। यह इस प्रथम वर्ष के छात्र को उसकी सही जगह समझाने के लिए भी था। यह मत सोचो कि केवल प्रधानाचार्यों के साथ अच्छे संबंधों के कारण तुम्हें नंबर 1 सीड का दर्जा मिल गया तो तुम टीम में सबसे मजबूत हो। हालांकि जल्द ही जयंत की मुस्कान जम गई, क्योंकि भले ही उसने अपनी 80% शक्ति का उपयोग किया था, लेकिन जैसी चीख की उसने उम्मीद की थी वह सुनाई नहीं दी। रुद्रांश बस अत्यंत ठंडी आंखों से जयंत को देख रहा था। जयंत ने अपनी उभरी हुई नसों वाली बांह को आश्चर्य और अनिश्चितता के साथ देखा, फिर अत्यंत शांत रुद्रांश पर नजर डाली। उसे अपने दिल में केवल धक्का महसूस हुआ। वह वास्तव में इस वजह से दर्द से नहीं चिल्लाया। रुको, गलत। अचानक जयंत को दूसरे व्यक्ति के हाथ से एक जवाबी हमला करने वाली जबरदस्त शक्ति महसूस हुई। सामने वाले ने वास्तव में जवाबी हमला किया था। धिक्कार है, यह क्या बला है? एक स्तर 150 का बीस्ट मास्टर शक्ति के मामले में न केवल उससे कमजोर नहीं था बल्कि उससे भी मजबूत लग रहा था।
ये कैसे संभव है? हालांकि जयंत के लिए चौंकने में अब बहुत देर हो चुकी थी। वह न केवल अपनी पूरी ताकत से रुद्रांश का हाथ कुचलने में विफल रहा, बल्कि अब चटाक तारांकन जैसे ही रुद्रांश के अत्यंत ठंडे हाथ ने जोर से जकड़ा, हड्डियों के टूटने की आवाज़ अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट गूंजी। खून! जयंत के मुंह से तुरंत एक दबी हुई कराह निकली। उसके हाथ से एक असहनीय तेज दर्द उठा। उसे पता चल गया था कि उसकी हाथ की हड्डी इस बीस्ट मास्टर द्वारा बदले में कुचल दी गई है। श्राप! तारांकन! इस बीच किनारे पर खड़े छात्र जो दोनों पक्षों को इतनी सद्भावपूर्ण तरीके से मिलते देख बोर हो रहे थे, अब अचानक हड्डी टूटने की आवाज़ और जयंत की कराह सुनकर चौंक गए। साथ ही उनकी शक्तियों के टकराव से उत्पन्न कंपन को महसूस करते हुए उनकी आंखें तुरंत उत्साह से चमक उठीं। हा, निश्चित रूप से उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। # तारांकन शक्ति का प्रदर्शन और आर्यावर्त का गौरव तारांकन। जयंत का चेहरा पसीने से भीग गया था। वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन रुद्रांश का हाथ किसी लोहे के खंभे की तरह अडिग था। रुद्रांश ने अपनी पकड़ थोड़ी और ढीली की, लेकिन उसकी आंखों की ठंडक कम नहीं हुई। जयंत भाई, जान पहचान का ये तरीका थोड़ा पुराना है, रुद्रांश ने धीमे स्वर में कहा, जो केवल उन दोनों को सुनाई दिया। अगर तुम बल कीटों पर भरोसा करते हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि असली ताकत केवल कीटों से नहीं, बल्कि आत्मा के संकल्प से आती है। जयंत ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा। उसका पंजा सूज गया था और उंगलियां टेढ़ी हो गई थीं। उसने रुद्रांश को एक नई दृष्टि से देखा। अब उसमें वह बनावटी सरलता नहीं थी, बल्कि एक योद्धा का सम्मान था। तुम वाकई में वैसे नहीं हो जैसा मैंने सोचा था, जयंत ने अपनी बांह को सहलाते हुए कहा। मैंने सुना था कि तुम केवल अपने पालतू जीवों के दम पर यहाँ पहुँचे हो, लेकिन तुम्हारी अपनी शक्ति, ये स्तर 150 के किसी भी योद्धा से कहीं अधिक है। चौक पर मौजूद छात्रों में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या देखा तुमने? जयंत का हाथ कांप रहा है। रुद्रांश ने उसे एक ही हाथ से पस्त कर दिया। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो प्रतियोगिता बाकी है। तभी भीड़ को चीरती हुई एक सुरीली लेकिन दृढ़ आवाज आई। बस बहुत हुआ, हम यहाँ लड़ने नहीं, बल्कि आर्यावर्त का प्रतिनिधित्व करने आए हैं। सबकी नज़रें उधर घूमी। वह तारांकन कृतिका तारांकन थी। वह अपनी विशिष्ट गरिमा के साथ चल रही थी। उसके पीछे तारांकन वरुण तारांकन और तारांकन सान्वी तारांकन थे। कृतिका ने पहले जयंत को देखा, फिर उसकी नज़र रुद्रांश पर टिकी। रुद्रांश, तुम्हारी शक्ति प्रभावशाली है, कृतिका ने शांति से कहा। लेकिन याद रखना, वैश्विक प्रतियोगिता में केवल शारीरिक बल काम नहीं आता। वहाँ तुम्हें ऐसी शक्तियों का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हारी कल्पना से परे हैं। जयंत की माँ का विषतंत्र तो बस एक छोटा सा नमूना है। रुद्रांश ने कृतिका की ओर देखा। वह जानता था कि यह महिला केवल तृतीय वर्ष की छात्रा नहीं थी, बल्कि दोहरी पेशेवर प्रणाली वाली एक प्रतिभाशाली योद्धा थी। उसने हल्का सा सिर झुकाया। मैं आपकी सलाह को याद रखूंगा, वरिष्ठ दीदी। वरुण, जो अब तक चुप था, आगे आया और उसने रुद्रांश के कंधे पर हाथ रखा। चलो भाई, अब विमान तैयार है। हमें साबित करना है कि आर्यावर्त के योद्धा दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं। प्रतिभागी स्तर मुख्य शक्ति पूर्णविराम योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह पूर्णविराम। तारांकन रुद्रांश तारांकन 150 शारीरिक बल और दिव्य प्राणी। तारांकन जयंत तारांकन 180 जोड़ बल कीट और विषतंत्र जादू। तारांकन कृतिका तारांकन 190 जोड़ दोहरी पेशेवर प्रणाली दोहरी शक्ति। विमान के इंजनों की गड़गड़ाहट चौक पर गूंजने लगी। रुद्रांश ने एक अंतिम बार अपने विद्यालय को देखा। वह जानता था कि जब वह वापस आएगा, तो वह केवल एक छात्र नहीं, बल्कि एक विश्व विजेता होगा। नव्या और निलय उसकी मुद्रिका में हलचल कर रहे थे, जैसे वे भी युद्ध के लिए उत्साहित हों। विमान ने उड़ान भरी और नीचे खड़े हजारों छात्रों ने तालियों और नारों के साथ अपनी टीम को विदा किया। रुद्रांश खिड़की से बाहर बादलों को देख रहा था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, आर्यावर्त का नाम पूरे विश्व में गूंजना चाहिए।